नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कुमार गौरव करंट अफेयर क्लास नोट्स में। और आपका साथी मैं आप सभी के लिए आज लेकर हाजिर हूँ 2 फरवरी से लेकर 6 फरवरी का करंट अफेयर। ये करंट अफेयर की क्लास आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सभी साथी जिन्होंने अभी तक इस वीक का करंट अफेयर नहीं पढ़ा है, तो आप इस एक ही वीडियो के माध्यम से पूरा का पूरा करंट अफेयर रिवाइज कर सकते हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि यूट्यूब के इतिहास में आप इससे बेहतर रिवीजन कहीं भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे साथी पढ़ा रहे हैं इस करंट अफेयर को, लेकिन फिर भी सबसे अच्छा और बेहतरीन रिवीजन आपको यहाँ हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, तो सभी साथी जो चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन घंटी को दबाएंगे, जिससे कि इनको भी लेटेस्ट अपडेट वीडियो नोटिफिकेशन मिलते रहें और वो किसी भी वीडियो से वंचित ना रहें। एक ज़बरदस्त हम लोग रिवीजन लगाते हैं और उसके सारे फैक्टों को देखते हैं, जिससे कि हमारे लिए जो परीक्षा है और परीक्षा में जो जीएस है वो हमारी अच्छी हो सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन की, और हम लोग एक एक करके सारे के सारे वीडियोस को यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। और जो भी इंपॉर्टेंट क्लासेस मैं आपको कराता हूँ यूट्यूब पर, उस सभी की जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो आपको वहाँ पर प्रोवाइड हो जाएंगे। उसकी जानकारी आपको वीडियो के अंत में मिल जाएगी। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। पूछा गया है सबसे पहले विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाते हैं। तो आप सभी को पता है विश्व आर्द्र भूमि दिवस हम लोग 2 फरवरी को मनाते हैं। पहली बार ये 1997 में बनाया गया था आर्द्र भूमि दिवस। इसे हम वेटलैंड डे भी कहते हैं और नम भूमि दिवस भी कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये क्यों मनाते हैं हम लोग। तो 2 फरवरी 1971 को एक स्थान है जिसका नाम है रामसर, जो कि ईरान में पड़ता है। यहाँ पर आपका 2 फरवरी 1971 को कैस्पियन सागर के तट पर जो रामसर आपका शहर है ईरान में, है ना, वहाँ पर ये सम्मेलन किया गया। और उसके तहत जितने भी आपकी आर्द्र भूमियाँ हैं उनको यहाँ पर शामिल किया गया था। भारत ने 1982 में यहाँ पर साइन किए थे, लेकिन 1981 में ही भारत की पहली जो रामसर स्थल था चिल्का झील, उसको शामिल कर लिया गया था। ठीक है, तो भारत की पहली जो हमारी रामसर स्थल है वो कौन सा, चिल्का झील है। अभी वर्तमान में आपसे पूछा जाए कि जो 2026 में ये मनाया गया है आपका, इसमें आर्द्र भूमियों की संख्या कितनी हो चुकी है, तो 98 हो चुकी है। लेकिन इसकी जो थीम रखी गई है उसे हम पहले याद करेंगे। इसकी थीम है आर्द्र भूमि और पारंपरिक ज्ञान। आर्द्र भूमि और पारंपरिक ज्ञान इसकी थीम रखी गई है। अच्छा, कुल रामसर स्थलों की संख्या कितनी है भारत में, तो 98 है। और सबसे ज़्यादा जो आपकी रामसर स्थल है वो इंग्लैंड में आपको देखने को मिलेंगी। हाल ही में जो 2 नए हमारे बने हैं उनमें एक है पटना पक्षी विहार। ये हमारे घर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, और बहुत ही पास है हमारे। और ये उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी अभ्यारण्य है, इसको रामसर स्थल घोषित किया गया है। और एक है आपका छारी ढाड़। ये छारी ढाड़ ये कच्छ गुजरात में बना है आपका। तो ये हमें थोड़ा सा इसके बारे में याद रखना है। ऐसे ही क्वेश्चन आपका रखना है विश्व उपेक्षित उष्ण कटिबंधीय दिवस। तो ये 30 जनवरी को मनाया जाता है आपका, और इसकी थीम रखी गई है एकजुट। ठीक, अच्छा वहीं पर आप सभी को याद रखना है कि उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश में इनकी संख्या कितनी है रामसर स्थलों की, 11। आज हम 11 के 11 उत्तर प्रदेश के रामसर स्थल हैं उनको देखने वाले हैं। और इसके साथ साथ आपको याद रखें कि सर्वाधिक कहाँ पर है, तो ये तमिलनाडु में 20 है। इनकी संख्या कितनी है, 20। और टोटल भारत में कितनी हो चुकी है, तो 98 हो चुकी हैं। ऐसे आपसे पूछे 1 फरवरी को एक दिवस मनाते हैं हमारा कौन सा, तो इंडियन कोस्ट गार्ड डे। ये इनका कौन सा, तो 50वां स्थापना दिवस था इंडियन कोस्ट गार्ड डे का। ठीक है, और इसी दिन 1 तारीख को हमने मनाया था रविदास जयंती, संत रविदास जयंती, जो कि इनकी 649वीं जयंती थी। पंजाब आदमपुर एयरपोर्ट का नया नाम रविदास एयरपोर्ट कर दिया गया है। ये भी आपको थोड़ा सा पॉइंट याद रखना है। मैंने बताया सर्वाधिक जो आपकी रामसर स्थल है वो कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। और 96वीं जो अभी हमारी नवीनतम थी कुछ समय पहले तक, वो सिलीसेट झील राजस्थान की थी। 95 नंबर की थी हमारी कोपरा झील, जो कि छत्तीसगढ़ में है, और ये छत्तीसगढ़ की पहली थी। मैनार और खीचन ये राजस्थान की 2 आपकी झीलें थी। और राजस्थान में टोटल आपकी जो रामसर स्थलों की संख्या हो चुकी है वो 5 हो चुकी है, ये भी आपको रखना है। और उत्तर प्रदेश में कितनी हो चुकी है, तो 11। सेकंड स्थान पर है उत्तर प्रदेश रामसर स्थलों की संख्या में भारत में। अच्छा, सबसे पहले हमारा जो बना था 2005 में बना था, वो कौन सा था, ऊपरी गंगा नदी, जो कि आपका नरौरा के पास पड़ता है। ये 2005 में शामिल किया गया था। सरसई नावर झील जो कि आपकी इटावा में है, 2019 में शामिल किया गया था। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य ये आपका उन्नाव में है, 2019 में शामिल किया गया था। सांडी पक्षी अभ्यारण्य ये आपका कहाँ पर है, तो हरदोई में है, 2019 में शामिल किया गया। समस्तपुर पक्षी अभ्यारण्य ये भी आपका रायबरेली में है, 2019 में शामिल किया गया था। पार्वती अर्गा ये आपका गोंडा में है, 2019 में शामिल किया गया।
समान पक्षी अभ्यारण्य ये भी 2019 में मैनपुरी में है ये। सुर सरोवर या कीथम झील ये आगरा में है 2020 में। और हैदरपुर वेटलैंड को शामिल किया गया था जो कि बिजनौर मुजफ्फरनगर में है 2021 में। और बखीरा पक्षी अभ्यारण्य ये आपका 2021 में शामिल किया गया था। तो ये भारत की उत्तर प्रदेश में रामसर स्थलों की संख्या थी, ठीक है। और 11वां हाल ही बन गया कौन सा, पटना पक्षी विहार। तो यहाँ से आप लोग क्वेश्चन याद करके जाइएगा, क्वेश्चन 100% आपको देखने को मिल जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ से ये वाली जो उत्तर प्रदेश की थी ये भी यहाँ पर डैश लगा दिया आपके लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा हॉफ हैरोफ चरण 2। तो ऑपरेशन आपका हैरोफ चरण 2 लॉन्च किया गया पाकिस्तान में। पाकिस्तान में एक आपका संगठन है BLA, जिसे बोलते हैं बलूचिस्तान लिबरेशन पार्टी। इसने पाकिस्तान से स्वतंत्र होने की मांग कही है, ठीक है। तो ये आप क्या रखना है, इसका संबंध कहाँ पर, पाकिस्तान से है। देखिए आज की क्लास में एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, मैं शुरुआत में बताना भूल गया था आप सभी को। जैसे मान लीजिए आज हमारी 2 फरवरी है, हम लोग 2 फरवरी का करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें मैं आपको एक चीज़ ऐड करूँगा, इसमें 2 जनवरी वाला जो करंट अफेयर होगा हमारा, जो हम कर चुके हैं पिछला, उसका 1 लाइनर हम लोग फैक्ट पढ़ लेंगे, ठीक है। या तो उसको आप ललन टॉप समझ लीजिए या आपका पैक का रिवीजन समझ लीजिए, ठीक है। तो 2 फरवरी आज हम लोग बात कर रहे हैं और लास्ट में आपको 2 जनवरी का करंट अफेयर भी रिवाइज कराने वाला हूँ, ठीक है। और कल एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, जैसे हमारे भारत में टोटल जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उनकी संख्या कितनी है आपकी 44। इनमें से मैंने जो 7 बताया था वो सांस्कृतिक बता दिया था, जबकि ये हमारे प्राकृतिक हैं, ठीक है। इनको प्राकृतिक का लेना। और 36 जो थे हमारे वो कैसे हैं, वो हमारे हैं सांस्कृतिक। ये आपको थोड़ा सा सही करना है। और एक हमारा मिश्रित था, ठीक है। तो 44 हमारे टोटल इस प्रकार से हो रहे हैं। यहाँ पर 7 आपके प्राकृतिक हैं, मैंने सांस्कृतिक लिख दिया था, उसको सही करेंगे आप लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा गया आपसे, भारत अरब विदेशीय मंत्रियों की सेकंड बैठक कहाँ हुई। तो भारत अरब विदेश मंत्रियों की बैठक हुई है नई दिल्ली में। अरब देश कितने हैं, तो 22 अरब देश हैं, इनको शामिल किया गया और अपना भारत इसमें है। पहली जो इसकी बैठक हुई थी वो कहाँ पर हुई थी, बहरीन में 2016 में। तेल निर्भरता को जो बढ़ावा दिया जाता है ना, जिसमें हमारा बहुत ज़्यादा इनके ऊपर डिपेंडेंसी है, LPG और LNG इन सब पर डिपेंडेंसी है हमारी अरब देशों पर। अगला ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है आप सभी के लिए, क्वेश्चन बनने वाला क्वेश्चन है ये। पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एडवोकेट प्रशिक्षण और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो इसका उद्घाटन किया गया नई दिल्ली में, सॉरी नवी मुंबई में। नवी मुंबई कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। और देवेंद्र फडणवीस के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। और हमारे जो पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे VR गवई है ना, इनके द्वारा क्या किया गया था, इसका उद्घाटन किया गया, जो 52वें हमारे मुख्य न्यायाधीश थे इनके द्वारा, ठीक है। और यहीं पर एक पुरस्कार भी दिया गया, विधि महर्षि अवार्ड, ये जस्टिस BV चौहान को दिया गया था, ये भी आपका रखना है। अब बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की बात आई है तो उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में मऊ मध्य प्रदेश में हुआ था। और इनका महापरिनिर्वाण या निधन जो हुआ था वो 1956 में हुआ था। इनकी बहुत ही फेमस पत्रिका है मूक नायक, जो 1920 में आई थी। और एक इनकी बहुत ही फेमस पत्रिका है बहिष्कृत भारत, ठीक है, ये भी आपका रखना है। ये भारत के पहले विधि मंत्री या कानून मंत्री थे हमारे, जो कि स्वतंत्र भारत के पहले बने थे। वैसे तो हमारे जोगेंद्र नाथ मंडल थे, लेकिन पहले जो स्वतंत्र भारत के बने वो कौन बने, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। और आपसे पूछे नेक्स्ट, इनकी बुक बहुत ही फेमस है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ये इनकी फेमस बुक है। भारत रत्न इन्हें मरणोपरांत मिला गया था 1990 में। और ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे। भारत में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, यही थे, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब। पूना समझौता कब हुआ था, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। पूना समझौता कब और किसके मध्य में हुआ था, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ग्रीन हाइड्रोजन, EVS सेमीकंडक्टर और डेटा सेंटर जैसे उभरते सेक्टरों को फाइनेंस करने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस चक्र कहाँ लॉन्च किया गया या किसके द्वारा लॉन्च किया गया। तो चक्र जो है ये ग्रीन हाइड्रोजन, EVS सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर जैसे हमारे उभरते हुए जो फाइनेंस वाले क्षेत्र हैं उनको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए आपका लॉन्च किया गया था चक्रा। ये 8 क्षेत्र होंगे कुल मिला के, और इसमें 5 साल में लगभग 100 लाख करोड़ रुपए की आवश्यकता पड़ेगी, उसको पूरा किया जाएगा इस चक्र के द्वारा। और ये काम करेगा कौन, हमारा SBI, जो कि भारत का सबसे बड़ा आपका एक बैंक है, ठीक है। और कैसा बैंक है, तो सबसे ज़्यादा इसकी शाखाएँ हैं SBI की, और सबसे ज़्यादा खाता धारक भी इनका ही है, ठीक है। यानी ऐसे कह लीजिए वाणिज्य बैंक सबसे बड़ा है ये हमारा,
सबसे बड़ी बैंक है ये। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। एक बैंक थी, इसका नाम था इम्पीरियल बैंक। इस इम्पीरियल बैंक का नाम बदलकर एसबीआई किया गया था 1955 में। 1921 में इसकी स्थापना हुई थी इम्पीरियल बैंक की, और फिर राष्ट्रीयकरण किया गया था, तब ये बन गई थी आपकी। ठीक है, क्लास को अंत तक अवश्य देखना। आज थोड़ी बड़ी क्लास रहेगी हमारी। पहले हम लोग करंट अफेयर के क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद बजट के जो भी हमारे पॉइंट हैं उनको देखेंगे, और फिर 2 जनवरी 2026 के भी करंट अफेयर को हम लोग रिवाइज करने वाले हैं। ठीक है, पहले मेगा शिप बिल्डिंग क्लस्टर का संबंध, तो ये है थूथुकुडी तमिलनाडु में। स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए, यानी शिप बिल्डिंग में स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए इसको स्थापित किया जाएगा। स्पेशल पर्पज़ जो हमारे व्हीकल्स हैं उनको यहाँ पर बनाने के लिए इसको शुरू किया गया है, और ये ग्रीन फील्ड को बढ़ावा देगा। ठीक है, ग्रीन फील्ड को बढ़ावा देगा। तो कितने मेरे ऐसे साथी हैं जो रिवाइज़ करना चाहते हैं? जिस प्रकार से मैं जनवरी का कराऊंगा उसी प्रकार से आपका फरवरी का जो मैं करंट अफेयर करा रहा हूँ आपको, उसी में जनवरी का करंट अफेयर आपको ऐड करते हुए चलता चलूँगा। तो कितने साथी इस बात से सहमत हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। ठीक है, आज जब वीडियो देख लेंगे तो उसके बाद एक कमेंट कर जाना आप लोग। चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके कमेंट आएँ, तो फिर मैं उस प्रक्रिया को चालू करूँगा आप सभी के लिए। आज तो करूँगा उस प्रक्रिया को। पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी महाराष्ट्र की। कहाँ की बनी है? महाराष्ट्र की। तो वो है सुनेत्रा पवार। आप सभी को पता है यहाँ के जो पूर्व उप मुख्यमंत्री थे उनका नाम था अजीत पवार, है ना। उन्हीं की पत्नी है, क्योंकि इनका निधन हो गया था, प्लेन क्रैश हो गया था, उसकी वजह से इनका निधन हो गया था। और उसके बाद यहाँ पर उन्हीं की पत्नी को क्या बनाया गया है? उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। और इनको शपथ दिलाई थी महाराष्ट्र के जो हमारे राज्यपाल हैं अभी, आचार्य देवव्रत, इनके द्वारा दिलाई गई थी। इससे पहले महाराष्ट्र के जो हमारे राज्यपाल थे वो थे सीपी राधाकृष्णन, लेकिन सीपी राधाकृष्णन अभी हमारे कौन बन गए? उपराष्ट्रपति बन गए हैं। तो उनके स्थान पर कौन आ गया? आचार्य देवव्रत। ठीक है, और ये महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी है। इन्हीं की पत्नी है कौन? तो सुनेत्रा पवार। ठीक है, 2 समितियाँ आपको रखनी है। गिरिजा कुमार समिति, ये इरडा के द्वारा, जो बीमा से संबंधित हमारी, इसकी स्थापना 1999 में हुई थी, हैदराबाद में इसका मुख्यालय है। और ये गीता मित्तल समिति बनाई गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ये मणिपुर हिंसा पुनर्वास के लिए इसको गठित किया गया है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, 39वां सूरजकुंड महोत्सव। तो ये आपका इसका भागीदार देश कौन बना है, ये आपसे पूछा गया है। आप सभी को पता है सूरजकुंड मेला कहाँ लगता है? फरीदाबाद। और फरीदाबाद कहाँ? हरियाणा में है। तो आपको हमें याद रखना है कि इसका फोकस, यानी जो भागीदार कंट्री है, पार्टनरशिप कंट्री जो है वो कौन बनी है? वो बना है आपका मिस्र। और इसके थीम राज्य बने हैं उत्तर प्रदेश और मेघालय। ठीक है, इसकी थीम रखी है लोकल को वोकल करना, लोकल को वोकल करना। और एक हस्तशिल्प आपका क्या है? ये महोत्सव है। इसमें हैंडीक्राफ्ट चीज़ें लाई जाती हैं लोगों की अपनी अपनी, वो बेची जाती हैं। ऐसे आपका इंडिया इंटरनेशनल लेदर फेयर, ये कहाँ हुआ है आपका? चेन्नई में। ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन अब हमारा रहेगा बजट का। अब हम लोग बात करेंगे बजट की। तो मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट में बजट पढ़ाने वाला हूँ, और मेरा मानना है कि आप लोग ये पढ़ लेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके यहीं से कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है आप सभी को। जितना आप लोग कर रहे हैं इस वीडियो से उतना करते रहिए, आपकी जीएस बहुत मजबूत हो जाएगी। अगर इतना भी आपने कर लिया ना तो आपके कहीं भी सिलेक्शन नहीं रुकेगा जीएस की वजह से। बजट 2026-27 की अगर हम बात करें तो आप सभी को पता है बजट शब्द का जो उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान में कहीं नहीं किया गया है। इसके स्थान पर अनुच्छेद 112 में बताया गया है वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में। भारत में सबसे पहले 1860 में आपका बजट पेश किया गया था जेम्स विल्सन के द्वारा। लेकिन स्वतंत्र भारत का पहला बजट जो कि 1947 में पेश किया गया था, और एक कैसा था? अस्थायी हमारा बजट था। इसको पेश किया गया था के षणमुखम शेट्टी के द्वारा। और गणतंत्र भारत का यानी कि 1950 में भारत का जो बजट था वो पेश किया था जॉन मथाई ने। 10 बार आपके बजट पेश कर चुके हैं कौन? मोरारजी देसाई। लेकिन इन्होंने लगातार नहीं किया है। कुछ समय कोई और वित्त मंत्री रहे, उसके बाद फिर ये आ गए, फिर ये चले गए, फिर ये आ गए। तो टोटल इन्होंने लगातार नहीं किया है, लेकिन 10 बार इन्होंने सर्वाधिक बार आपका बजट पेश किया है। और वहीं पर निर्मला सीतारमण जी ने ये लगातार 9वीं बार इन्होंने अपना जो बजट है वो पेश किया है। ठीक है, और ये पहली महिला बन चुकी हैं जिन्होंने ये पेश किया है 9 बार। सबसे लंबा भाषण भी इन्हीं का था। 2020 में इन्होंने लगभग 2 घंटा 40 मिनट का भाषण दिया था, उस समय जब 2020 का बजट इन्होंने लाया था। अच्छा, 1 फरवरी से कब से हमारा बजट आ रहा है? तो 1 फरवरी से हमारा बजट आ रहा है 2017 से, क्योंकि आप सभी बताया 2017 में ही हमारी एक कमेटी बनाई गई थी, इसका नाम था विवेक देबरॉय समिति। और आम बजट और रेल बजट को एक किया गया था 2017 में। ठीक है, इसी के तहत एक पॉइंट यहाँ पर जो बॉक्स मैंने यहाँ पर लिखा है ये आपका रखना है। इनकम जो हमारा टैक्स है, इस एक्ट को लागू किया जाएगा 1 अप्रैल 2026 से, जो कि इसका रूप है
1961 के 1961 के एक्ट का रूप है, ठीक है। इसको 1 अप्रैल 2026 से लागू माना जाएगा। बजट 2026-27 की बात करें तो 2026-27 का जो बजट था वो लगभग निर्मला सीतारमण ने 1 घंटा 25 मिनट तक बोला था। और किसकी पूर्वोन्नति ली थी? तो राष्ट्रपति जी की पूर्वोन्नति ली थी दही खाकर, ठीक है। ये आपका रखना है। यहाँ पर कुल व्यय की बात की गई है तो लगभग 53.5 लाख करोड़ रुपए ये यहाँ पर आए हैं ये, ठीक है। और इसमें टॉप पर सबसे ज़्यादा किसमें पैसा आया है? तो वो आया परिवहन के लिए, और सेकंड पर आया आपका रक्षा के लिए। अभी हम लोग एक पोस्टर के माध्यम से समझेंगे सारी बातें, ठीक है। अब जो हमारा बजट है इसमें हमारे कुल 3 कर्तव्यों की बात की गई है। तो पहला ही क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि बजट 2026-27 में कितने कर्तव्यों की बात की गई है? तो 3 कर्तव्य रखे गए हैं। कौन कौन से 3 कर्तव्य हैं? तेज़ी से आर्थिक विकास, आकांक्षाओं को पूरा करना और सबका साथ सबका विकास। ये आपके 3 कर्तव्य रखे गए हैं। और इन 3 कर्तव्यों को पूरा करने के लिए 3 आपके क्या हैं? आवश्यकताएं हैं। इन 3 आवश्यकताओं की पूर्ति होगी तब आपके 3 कर्तव्य पूरे होंगे। कौन कौन सी 3 आवश्यकताएं हैं? तो इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होना चाहिए, वित्तीय क्षेत्र मजबूत होना चाहिए, और इसके साथ साथ हमारे पास AI प्रबलता भी होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ से आपको क्वेश्चन एज इट इज़ याद रखना है कि भारत का राजकोषीय घाटा 2025-26 के लिए कितना है? 4.4, और इसका जो अनुमान लगाया गया है 26-27 के लिए वो 4.3 का लगाया गया है। राजकोषीय घाटा क्या होता है ये जान लीजिए एक बार। राजकोषीय घाटा का मतलब होता है कि आय से अधिक खर्च करना, यानी आय आपकी मान लो 10 रुपये है और आपने खर्च कितना कर दिया? 11 रुपये, है ना। तो इसे हम बोल देते हैं राजकोषीय घाटा, यानी 1 रुपये का क्या हो गया? घाटा हो गया। तो ये 2025-26 के लिए हमारा कितना है? 4.4, और ये कितना है? 26-27 के लिए अनुमान लगाया गया 4.3 का। अब जो हमारा पहला कर्तव्य है, मैंने अभी आपको बताया पहला कर्तव्य हमारा तेज़ी से आर्थिक विकास। तो तेज़ी से आर्थिक विकास ये हमारा पहला कर्तव्य है, और इसमें भी हमारे 6 स्तंभ दिए गए हैं। पहला स्तंभ है हमारा विनिर्माण। विनिर्माण हमारा पहला स्तंभ है, और इसको पूरा करने के लिए हमने एक योजना लॉन्च की है, बायोफार्मा शक्ति। बायोफार्मा शक्ति ये किसके लिए है? तो 5 वर्षों में यहाँ पर आपके 10,000 करोड़ रुपए आएंगे, और जितने भी हमारे मेडिकल और स्वास्थ्य संबंधित प्रक्रियाएं होंगी उनके लिए ये आपका लाया गया बायोफार्मा शक्ति। वहीं पर इसका सेकंड दुर्लभ पृथ्वी खनिज कॉरिडोर, और दुर्लभ पृथ्वी खनिज कॉरिडोर ये 4 राज्यों में बनेगा। इन 4 राज्यों के नाम याद रख लेना आप लोग, केरल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। इस प्रकार से बनाओ, और ये कॉरिडोर आपके 4 जगह है। यहाँ आ जाएगा हमारा उड़ीसा, ये आ गया आंध्र प्रदेश, ये आ गया तमिलनाडु, और ये आ गया केरल। तो इस प्रकार से ये कॉरिडोर बनेगा आपका, ठीक है। ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। इसी के तहत आपको याद रखना है 3 रासायनिक पार्क खुलेंगे, 3 रासायनिक पार्क खुलेंगे, ये भी आपको याद रखना है। ये हमारा पहले कर्तव्य के तहत है, ठीक है। कंटेनर विनिर्माण योजना, ये 5 वर्षों में 10,000 करोड़ रुपए इसके लिए भी आएंगे। कंटेनर विनिर्माण योजना, ठीक है। जो हमारे कंटेनर होते हैं आपने देखा जहाज वाहक जो होते हैं उनके लिए। वहीं पर वस्त्र के लिए महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना लाई गई है। तो कभी कभी पूछ सकता है कि महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना का संबंध किससे? तो वस्त्रों से, यानी कि खादी हस्तशिल्प को प्रमोट करने के लिए लाया गया है, ठीक है। MSME को चैंपियन बनाने के लिए यहाँ पर MSME जो हमारा होता है स्मॉल, है ना, उसके लिए तो इसमें SME ग्रोथ फंड बनाया जाएगा आपका, और इसमें भी हमारे 10,000 करोड़ रुपए लाए जाएंगे। डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर बनेगा। डेडिकेटेड फ्रंट यानी इसका मतलब है बाल वाहक, जो हमारा माल वाहक कॉरिडोर होगा बनाया जाएगा, और पश्चिम से पूर्व तक इसको बनाया जाएगा। पश्चिम में आपका रहेगा कौन? तो पूर्व में रहेगा आपका दंडकुड़ी जो कि पश्चिम बंगाल में है, और पश्चिम में रहेगा आपका सूरत जो कि गुजरात में है। यहाँ पर आपका एक माल वाहक कॉरिडोर बनाया जाएगा, ठीक है। नेशनल हाईवे 5 बनाया जाएगा आपका, नेशनल हाईवे 5 बनाया जाएगा जो कि उड़ीसा में बनेगा आपका तालचर से अंगुल तक, ठीक है। ये खनिज कॉरिडोर होगा आपका। एक जहाज मरम्मत तंत्र बनाया जाएगा आपका, ये 2 जगह बनेगा जहाज मरम्मत तंत्र, एक तो वाराणसी में और एक पटना में, ठीक है। वहीं पर आपसे पूछे एक टारगेट तय किया गया हमने, जो टारगेट हमारा होगा वो तटीय कार्गो को 2047 तक जो 6% हमारा, उसमें 12% तक की हिस्सेदारी लेकर आनी है। इसी के साथ साथ हमें याद रखना है कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन और स्टोरेज के लिए हमने 5 वर्ष में लगभग 20,000 करोड़ रुपए के लिए आवंटन रखा है इसके लिए।
और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका जो हमारा पहला कर्तव्य है उसी में शामिल किया गया है 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर हमारे बनाए जाएंगे। ये 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर कौन कौन से हैं? तो मुंबई से पुणे है ना, मुंबई से पुणे जहाँ हमें जाने में पहले 3 घंटे का समय लगता था, अब केवल 90 मिनट का समय लगेगा इस कॉरिडोर के माध्यम से। ठीक है। दिल्ली से वाराणसी, ये हमारा टूरिज्म बूस्टर होगा, टूरिज्म के लिए बहुत फेमस होगा ये। पुणे से हैदराबाद, वाराणसी से सिलिंगपुरी, हैदराबाद से बेंगलोर, चेन्नई से बेंगलोर और हैदराबाद से चेन्नई, ये 7 आपके कॉरिडोर बनाए जाएंगे। ठीक है, जो एक प्रकार के गेम चैलेंजिंग रूट्स होंगे हमारे। ठीक है। दूसरा कर्तव्य हमारा आकांक्षाओं को पूरा करना या आकांक्षाओं को पूर्ण। इसमें क्या किया जाएगा? तो 5 वर्ष में 1 लाख स्वास्थ्य पेशेवर नियुक्त किए जाएंगे हमारे। 3 नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान खोले जाएंगे। ऑरेंज इकोनॉमी पर बल दिया जाएगा। ऑरेंज इकोनॉमी मतलब इसमें होता है हमारा कंटेंट क्रिएटर लैब जो है हमारी, ये खोले जाएंगे। इसमें एनिमेशन, गेम्स और विजुअल इफेक्ट पर काम किया जाएगा और इससे हमारी जो ऑरेंज इकोनॉमी है उस पर बल दिया जाएगा। ठीक है। इसमें हमारे 15,000 जो माध्यमिक स्कूल होंगे उसमें गेमिंग जोन आपका स्थापित किया जाएगा, लैब स्थापित किए जाएंगे ये वाली कंटेंट क्रिएटर लैब, और 500 कॉलेजों में लगभग ये स्थापित किए जाएंगे। हर ज़िले में महिलाएं हॉस्टल खुलेंगे या महिला हॉस्टल खुलेंगे जो साइंस, टेक्नोलॉजी और आपके इंजीनियरिंग और मैथ को क्या देंगे? बढ़ावा देंगे, जिसे हम स्टेम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेम, इसको बढ़ावा देगा। ठीक है। हर ज़िले में हर एक हॉस्टल खुलेगा। ठीक है। और तीसरा जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है, सबका साथ सबका विकास, यानी समावेशी विकास हम लोग कह सकते हैं इसे। इसके तहत हमने जो हमारा पहला टारगेट है वो किसानों की आय को बढ़ाना है। और किसानों की आय बढ़ाने के लिए हमने अखरोट, नारियल, खुमानी, काजू, चंदन, कोको, जो हाई आपके प्रोडक्ट हैं उनको किसानों की उपज कैसे की जाए, कैसे उसकी उत्पादकता बढ़ाई जाए, उसके लिए स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है। वहीं पर भारत विस्तार योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन 100% बनेगा। भारत विस्तार योजना का संबंध किससे, ऐसे पूछेगा आपसे। तो किसानों द्वारा AI द्वारा उत्पादकता को बढ़ाया जाए, है ना, उस पर नज़र रखी जाए, उस पर ये काम करेगा आपका भारत विस्तार। और दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सेवा संस्थाएं खोले जाएंगी रांची और तेजपुर में। और पूर्वोदय, पूर्वोत्तर भारत के लिए भी क्या किया गया है? तो एक दुर्गापुर कॉरिडोर खोला जाएगा, बौद्ध सर्किट खोला जाएगा और आपका लगभग 4,000 ई बस चलाई जाएंगी। यहाँ पर क्या चलाएंगी? 4,000 ई बस चलाई जाएंगी। तो ये हमारा बजट का क्वेश्चन था जो मैंने आपको बहुत ही कम समय में समझाने की कोशिश की, और आई होप आप सभी को समझ में भी आया होगा। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अब हम लोग बात करेंगे हमारे 2 जनवरी 2026 के करंट अफेयर के रिवीजन पर। ठीक है। इस रिवीजन में हम लोग केवल क्वेश्चन और उसका आंसर देखेंगे। ये आपको मेरे द्वारा की गई प्रक्रिया, पहल अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में उसके बारे में ज़रूर बताएंगे आप लोग, तो मैं इसे कंटिन्यू रखूँगा। ठीक है। यूरो मुद्रा अपनाने वाला 21वां देश, तो वो बना हमारा बुल्गारिया। ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा 1 जनवरी 2026 को भारतीय उत्पादकों द्वारा जीरो ड्यूटी की घोषणा की गई, तो ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जिसको हम कहते हैं, उसके तहत। तो ये आपका रखना है। वहीं पर आपसे पूछेगा दक्षिणी ध्रुव तक स्कीइंग करके कौन पहुंचा, तो वो पूछे काम्या कार्तिकेयन। ठीक है। वहीं पर आपसे पूछे 2000 साल प्राचीन बौद्ध स्तूप और शहरी प्रकार की बस्तियों की खोज कहाँ की गई, तो जेहनपोरा, बारामूला, जम्मू कश्मीर में। 69 साल बाद सक्रिय हुआ ज्वालामुखी बेजीमियानी ज्वालामुखी, ये कहाँ पर है आपका, तो रूस में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, संथाली भाषा की ओल्ड चिकी लिपि के शताब्दी समारोह का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो जमशेदपुर, झारखंड में। किसके द्वारा किया गया था? द्रौपदी मुर्मू जी, जो कि हमारे राष्ट्रपति हैं, उनके द्वारा किया गया था। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा सऊदी अरब के हवाई हमलों के लिए आपका मुकल्ला बंदरगाह, ये कहाँ पर है, तो ये यमन में है। ठीक है। नेक्स्ट, इफ्को साहित्य सम्मान 2025 किसको दिया गया, तो ये मैत्री पुष्पा को दिया गया था। ठीक है। और आपका एमेनू इरप्पा महोत्सव ये कहाँ मनाया गया, तो ये आपका मणिपुर में मनाया गया। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा DRDO ने प्रलय मिसाइलों का साल्वो सफलतापूर्वक लॉन्च किया कहाँ पर, तो चांदीपुर, उड़ीसा में। तो ये हमारी क्लास थी आज की, और इसमें मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई, रिवाइज कराई, और ऐसा मानता हूँ कि आप सभी को ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर बताएंगे, और एक लाल दिल ज़रूर भेज देना अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो। ठीक है। हम लोग ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे। और जो मैंने आप सभी को आज 2 जनवरी का करंट अफेयर रिवाइज़ कराया,
ऐसे ही हम लोग 3 फरवरी का करंट करेंगे तो उसमें हम 3 जनवरी का करंट को रिवाइज करेंगे, और ऐसे करते करते हमारी चीज़ें बहुत कंट्रोल में होंगी, करंट अफेयर हमारी मुट्ठी में होगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे, ऐसे ही मेहनत करते रहिए लाजवाब तरीके से। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, इस परिवार का सदस्य बन सकें और कम समय में बेहतर रिवीजन कर सकें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला ही क्वेश्चन आप सभी की एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रैमी अवार्ड 2026। तो ग्रैमी अवार्ड 2026 ये आध्यात्मिक संत है हमारे एक, है ना, जिनको ये दिया गया है, वो है हमारे दलाई लामा जी। आप सब लोग इन्हें जानते होंगे, दलाई लामा, जो कि तिब्बतेन के आपके बौद्धिस्ट हैं एक, और अभी हमारे भारत हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला में रहते हैं। इनकी उम्र है 90 वर्ष की, और 90 वर्ष की उम्र में पहली बार इन्हें क्या मिला है, ग्रैमी अवार्ड मिला है। अब आप सब लोग कह रहे होंगे ग्रैमी अवार्ड क्या होता है सर? तो ग्रैमी अवार्ड एक संगीत से संबंधित आपका पुरस्कार है जो दिया जाता है, और संगीत के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है, मान लीजिए। इसको लॉस एंजलिस यूएसए में प्रदान किया जाता है, और 2026 में इसका ये 68वां संस्करण है। इसकी शुरुआत 1969 में हुई थी, 1959 में इसकी शुरुआत हुई थी। और मैं आपसे पूछूं कि पहले भारतीय जिन्हें ये पुरस्कार मिल चुका है वे हैं रविशंकर, और पहली भारतीय महिला जिन्हें ये मिला है वो है तन्वी शाह। ठीक है, सर्वाधिक ये पुरस्कार जीता है बियॉन्से, एक बियॉन्से हैं, इन्होंने 35 बार इस पुरस्कार को जीता है। और 2025 में ये हमारी भारत की हैं चंद्रिका टंडन, इनको दिया गया था, इनकी एल्बम थी त्रिवेणी, इसके लिए जीता था। वैसे तो 2025 में बियॉन्से ने भी जीता था, और भारत की तरफ से थी चंद्रिका टंडन, इन्होंने भी जीता था। 2026 की बात करें तो 68वां जो हमारा आपका इसका संस्करण है वो दलाई लामा ने जीता है, और इनकी एल्बम का नाम है स्पोकन वर्ड मेडिटेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। जो दलाई लामा है इनका वास्तविक नाम, क्योंकि दलाई लामा जो है एक पद होता है, और दलाई लामा का जो वास्तविक नाम है वो है तेंजिंग ग्यात्सो। इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है शांति का, 1989 में इनको शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिला है। ठीक है, अच्छा, इसी ग्रैमी पुरस्कार में हमारा एक होता है सॉन्ग ऑफ द ईयर अवार्ड, तो ये दिया गया है बिली इलिश, इसको दिया गया, बिली इलिश को दिया गया है। और इनको जो एल्बम है इनकी, या इनका जो सॉन्ग है वो कौन सा है, वाइल्ड फ्लावर। ठीक है, इसके लिए दिया गया है। और एल्बम ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है बैड विनी। इनके कौन सा एल्बम है, तो डेविड त्रास मास फोटोज़, इसके लिए दिया गया है डेविड त्रास मास फोटोज़। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको डायरेक्टली याद रखना है कि ग्रैमी अवार्ड 2026 किसे दिया गया है, तो आध्यात्मिक गुरु हमारे दलाई लामा, इनको दिया गया है। और सॉन्ग ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है बिली बिलीज। एल्बम ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है आपके बिनी बैड विनी को। ठीक है, तो इतना क्वेश्चन आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 2, और पूछा गया है ऑरेंज इकोनॉमी का संबंध किससे है। तो ऑरेंज इकोनॉमी का संबंध, देखिए उस दिन मैंने आपको कल की क्लास में पढ़ाया था बजट, और उसमें मैंने आपको ग्रीन इकोनॉमी के बारे में बताया था। बजट 2026-27 में इसकी घोषणा की गई थी। आप सभी को बताया बजट 2026-27 हमारा आया। इसमें 3 कर्तव्य हमारे, तेज़ी से आर्थिक विकास करना, सबका साथ सबका विकास, और एक है आकांक्षाओं की पूर्ति। ये 3 हमारे क्या हैं, कर्तव्य हैं, जिनको पूरा करने के लिए हमारे 6 आवश्यकताएं हैं। ठीक है, इनको किया जाएगा इसके तहत। तो ऐसी हमारी यहाँ पर है आपकी ऑरेंज इकोनॉमी, इसकी बात की गई है। ऑरेंज इकोनॉमी को हम लोग बोलते हैं क्रिएटिव इकोनॉमी, और ये एक ज्ञान आधारित आर्थिक गतिविधियाँ जो हैं उससे संबंधित है। कहने का मतलब है कि आज के दौर में आप लोग देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा आपकी क्रिएटिविटी दिखाई जा रही है, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे फेसबुक हो। लोग अपने अपने तरीके से अपना अपना जो क्रिएटिविटी है वो प्रदर्शित कर रहे हैं। तो उन लोगों को और ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए, जिससे उनका ज्ञान बढ़ सके और उनकी आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिल सके, तो इसके लिए आपका बजट 2026 में इसका घोषणा किया गया है। इसकी बात कही गई है ऑरेंज इकोनॉमी की। इसमें रचनात्मक विकास होगा, नवाचार बढ़ेगा, और रोजगार जो सृजन है वो भी बढ़ेंगे। इस पर किस पर फोकस किया जाएगा, तो एनिमेशन है ना, VFX, ग्राफिक डिज़ाइन, गेमिंग, संगीत, इन सब पर आपका फोकस किया जाएगा। और इसमें हमारी हेल्प करेगा तो एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी, ये मुंबई में ये हेल्प करेगा। इसके तहत हमारे कंटेंट क्रिएटर लैब बनेंगे, और ये 500 कॉलेजेस और 15,000 लगभग हमारे माध्यमिक विद्यालय हैं, उनमें आपका कंटेंट क्रिएटर लैब बनेंगी। ठीक है, अच्छा, आप सभी के मन में आ रहा होगा ये ऑरेंज इकोनॉमी क्या है ना। तो ऑरेंज इकोनॉमी नाम से एक आपका
बुक आया था जिसके लेखक थे मार्कोज और फिलिप, वहीं से ये शब्द उठाया गया। 2013 में ये बुक आई थी आपकी ऑरेंज इकॉनमी, वहीं से ये वर्ड उठाया गया ऑरेंज इकॉनमी, ठीक है, जिसमें इसकी बात की गई थी आपकी। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, 16वें वित्त आयोग ने विभाज्य पूल में राज्यों का कितना हिस्सा रखा है? तो राज्यों का जो हिस्सा है वो लगभग 41% आपका रखा गया है। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि 16वां वित्त आयोग क्या है। जो 16वां वित्त आयोग है ये 31 दिसंबर सन 2023 को बनाया गया था और इसने अपनी रिपोर्ट पेश की थी कब? 17 नवंबर सन 2025 को, ठीक है। और इसी की रिपोर्ट को अब लागू किया जाएगा 1 अप्रैल 2026 से, ठीक है। तो उसी के बारे में बताया गया है। आप सभी को बताया जो हमारा 16 वित्त आयोग है इसका कार्यकाल होगा 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक, 5 वर्ष का होता है। आर्टिकल 280 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा 5 वर्ष के लिए गठित किया जाता है और इसके वर्तमान में हमारे अध्यक्ष बने हैं कौन? तो अरविंद पनगड़िया जी, ठीक है। इसके सचिव कौन है? तो ऋत्विक रंजन जी इसके सचिव हैं और ये अपनी रिपोर्ट किसको पेश करते हैं? तो राष्ट्रपति को पेश करते हैं आर्टिकल 281 के तहत। तो इसमें जो आपके वित्त आयोग है उसकी अनुशंसा की गई है और उसमें बताया गया केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी है वो 41% ही रहेगी। जो हमारा 15 वित्त आयोग था उसमें भी 41% थी, इसमें भी कितनी रहेगी? 41% ही रहेगी। यहीं पर एक चीज़ और बताई गई है, राज्यों को जो राजकोषीय अनुशासन है उसको अपनाना होगा, यानी व्यय जो है उस पर ध्यान देना होगा, उसको कम करना होगा। अच्छा, सर्वाधिक इस रिपोर्ट में पैसा किसको मिला है ना? तो सर्वाधिक वृद्धि हुई है रुपए देने की, तो वो मिला है आपका कर्नाटक को, और सबसे कम जो मिला है जिसमें नेगेटिव हुआ है आपका वो मध्य प्रदेश है। तो दोनों राज्यों के नाम आप लोग याद रखेंगे। वहीं पर आपसे पूछा है वेटेज भारांश कितना रहा है, तो उसके कुछ आधार होते हैं। जैसे ये हमारा 15 वित्त आयोग था और ये हमारा 16वां वित्त आयोग था। अगर हम क्या करें इसका एक प्रकार से इनकी तुलना करें तो आबादी जो आधार है हमारा वेटेज यानी भारांश पर आबादी, पहले ही हमारा 15% था, 16 वित्त आयोग में इसको बढ़ाकर 17.5% कर दिया गया है। वहीं पर डेमोग्राफिक चेंज में ये 12.5% था, अब इसको 10% कर दिया गया है। क्षेत्रफल में ये पहले 15% था, अब इसको 10% कर दिया गया है। वन क्षेत्र में ये आपका 10% था और 10% का 10% ही है। आय की असमानता में ये पहले 45% था, अब इसको घटाकर 42.5% कर दिया गया है। और यहाँ पर एक हमारा जो स्लेब था, एक आधार था टैक्स एंड फिजिकल एफर्ट, इसको समाप्त कर दिया गया है और इसके स्थान पर एक नया बनाया गया है जीडीपी में योगदान, है ना, और पहली बार में इसको 10% रखा गया है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था, इसके बारे में थोड़ा सा याद रखना। वैसे नॉर्मल सा क्वेश्चन अगर आपसे पूछेगा तो यही पूछेगा 16 वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है और इसके सचिव कौन है, तो इतना याद रख लेना, ये कार्यकाल याद रख लेना, यहाँ से ही क्वेश्चन बन जाता है वैसे तो, ठीक है। जो भी साथी जीके जीएस के लिए आपका फुल पैक ज्वाइन करना चाहते हैं, आप सभी को पता है अब आपके बहुत सारे ऐसे एग्जाम हैं जहाँ पर आपका जीएस का बहुत अच्छा वेटेज रहने वाला है। जैसे आपका लेखपाल है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, होम गार्ड है, इम्पोर्टेंट है, और यहाँ तक कि आपका यूपीपी का एग्ज़ाम डेट भी अनाउंस कर दिया गया है। तो उन सभी साथियों के लिए ये जो जीके जीएस का फुल पैकेज है बहुत हेल्पफुल रहेगा। अगर आप 4 महीने में जीएस को कंप्लीट करना चाहते हैं तो इस पैक से कर सकते हैं। इसमें आपको हिस्ट्री के फुल नोट्स मिलेगा, इकॉनमी के फुल नोट्स मिल जाएंगे, आपको स्टैटिक जीके के फुल नोट्स मिल जाएंगे, है ना। हिस्ट्री हो गया, इकॉनमी हो गया, स्टैटिक जीके हो गया आपका, और ज्योग्राफी हो गया आपका, पॉलिटी हो गया, और मोस्ट इम्पोर्टेंट यूपी जीके हो गया आपका, ठीक है। इसके साथ साथ इसमें मैं आपको करंट अफेयर भी दूंगा 2025 का रिवाइज करने के लिए, और 2026 का भी आपका करंट अफेयर रहेगा डिटेल में भी, और वन लाइनर भी रहेगा। और सबसे बड़ा रामबाण इसमें रहेगा आपका नायक 2.0, है ना। जो भी साथी इसको नायक 2.0 को करना चाहते हैं शॉर्ट टाइम में, वो भी आपका इसका 35 सेट रहेंगे, वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। परमार सर के दिल्ली पुलिस के लिए जो हमारे सेट कराए गए थे 17, वो यहाँ पर मिल जाएंगे, और 300 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की एक PDF है, वो भी मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दूँगा। और ये सब कुछ आपको मिलेगा मात्र 199 रुपये में। तो जो भी साथी इसको अपना बनाना चाहते हैं तो मनमोहन क्लासेस को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। ये टेलीग्राम चैनल है मनमोहन क्लासेस, एज इट इज़ आपको ऐसे ही डालना है, और लगभग 13,000 हमारे साथी हो चुके हैं इस पर। उस वाले चैनल को आपको ज्वाइन करना है और ग्रुप एडमिन से बात करके आप लोग इस फुल पैकेज जो हमारा नोट्स PDF का ग्रुप है इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछेगा, रेलवे के बदलने के लिए बजट में निवेश की बात की गई, है ना। तो रेलवे को बदलने के लिए बजट में कितने निवेश की बात की गई है, तो लगभग 2.93 लाख करोड़ रुपए की यहाँ पर निवेश की बात की गई है, जो कि सर्वाधिक हमारा पूंजीगत व्यय होगा, ठीक है।
आप सभी को पता है रेल बजट को आम बजट से कब अलग किया गया था? 1924 में एकवर्त समिति के द्वारा अलग किया गया था। और रेल बजट का आम बजट में कब विलय किया गया था? तो विवेक देवरॉय समिति की सिफारिश पर सन 2016-17 में इसका विलय कर दिया गया था। आप सभी को पता है कि जो हमारा बजट 2026-27 आया उसमें सर्वाधिक पैसा जो आया वो परिवहन के लिए आया है। किसके लिए आया है? परिवहन के लिए। और आप सभी को पता है जो रेलवे है इसको हमें बदलना है। किस प्रकार से? तो नई रेलवे लाइन बिछाकर 100% विद्युतीकरण करके, और इसमें हमें बताया गया है 7 जो हमारे हाई स्पीड कॉरिडोर हैं उनको बनाकर, और एक डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर जो कि खनिज को इधर उधर से ले जाया करेगा, जो डंकुनी पश्चिम बंगाल से लेकर सूरत आपका गुजरात में स्थित होगा। ठीक है, तो एक आपका डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर होगा। ये हमारे 7 कौन कौन से आपके हाई स्पीड कॉरिडोर हैं? तो एक मुंबई से आपका पुणे होगा, पहले 3 घंटे लगते थे जाने में, अब मात्र 90 मिनट लगेंगे जाने के लिए अगर ये कॉरिडोर बनकर तैयार होता है। दिल्ली से वाराणसी होगा, और एक किसको? पर्यटन को बढ़ावा देगा। ठीक है, एक होगा पुणे से हैदराबाद, एक होगा वाराणसी से आपका सिलोंगरी, एक होगा आपका हैदराबाद से बेंगलोर, एक चेन्नई से बेंगलोर, और एक होगा हैदराबाद से चेन्नई। तो ये 7 हमारे कॉरिडोर हैं, इनके बारे में आप लोग थोड़ा याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा CSIR, है ना। CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल आपका रिसर्च, इसको हम लोग बोलते हैं। इसकी स्थापना 1942 में हुई थी। इसको जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, और इसकी वर्तमान महानिदेशक हैं नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी। इसका राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान का क्षेत्रीय केंद्र जो है उसका उद्घाटन किया गया कहाँ पर? विशाखापट्टनम में। क्योंकि CSIR के भारत में बहुत जगह छोटे छोटे लैब हैं, उन्हीं में से एक लैब है हमारी NIO, जिसे हम बोलते हैं समुद्री विज्ञान संस्थान, यानी राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान। इसकी स्थापना 1966 में की गई थी, गोवा में ये स्थित है, और इसी का पहला क्षेत्रीय केंद्र खुलेगा विशाखापट्टनम में, जो तेल और गैस की खोज करने के लिए बनाया जाएगा। और इसका उद्घाटन किसने किया? तो हमारे विज्ञान मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, उसके द्वारा या उनके द्वारा क्या किया गया? इसका उद्घाटन किया गया। अगला क्वेश्चन, रंगेलुंडा हवाई अड्डे पर पहला UAV परीक्षण और नवाचार गलियारा स्थापित होगा कहाँ पर? उड़ीसा में। ये गंजाम जिला में यहाँ पर स्थापित किया जाएगा। यहाँ ड्रोन प्रशिक्षण और नवाचार प्रौद्योगिकी को बढ़ावा दिया जाएगा, और इसकी घोषणा की गई थी। जो विंग्स इंडिया हमारा 2026 चल रहा है बेगमपेट एयरपोर्ट हैदराबाद में, यहाँ से इसको घोषित किया गया था। ठीक है, आप सब लोग जानते हैं जो ड्रोन होता है वो अनमैन्ड व्हीकल होता है, इसमें कोई भी आपका कौन नहीं बैठता? मानव नहीं बैठता, मानव रहित विमान होता है हमारा ड्रोन। आज की क्लास का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और परीक्षाओं में देखा जाएगा इस क्वेश्चन को, मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना। तो मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना ये गुजरात की, आप सभी को पता है, भूपेंद्र भाई पटेल के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया था। और इसमें जो हमारे ग्रामीण इलाके हैं उनको शहरी सुविधाएं उपलब्ध कराना है, जैसे अच्छी सड़कें, सोलर लाइट, नवाचार, जल निकासी सुविधाएं अच्छी हों। तो ये ग्रामीण इलाकों में शहरी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए स्टार्ट किया गया है, और ऐसे गांव इसमें शामिल किए जाएंगे जिनकी संख्या 10,000 से अधिक है। ठीक है, ऐसे गांव इसमें शामिल किए जाएंगे मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना के तहत। ललन टॉप प्रश्न देख लीजिए, विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का विजेता कौन है? विदर्भ। लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2026 का हुआ है भारत मंडपम नई दिल्ली। और 25 साल बाद पीसा एक्ट को किसने लागू किया था? झारखंड ने किया था। ठीक है, अच्छा है। एक और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, पूरे साल आपको याद रखना है बहुत अच्छे तरीके से। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026, आप सभी को पता है टेनिस के ग्रैंड स्लैम होते हैं 4। एक होता है पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा होता है हमारा फ्रेंच ओपन, तीसरा होता है विंबलडन ओपन, और लास्ट में होता है हमारा US ओपन। ठीक है, साल की शुरुआत होती है ऑस्ट्रेलियन ओपन से, आप सभी को पता है जनवरी खत्म हो चुका था, तो ये मैच चल रहे थे आपके ऑस्ट्रेलियन ओपन के, और उसी के तहत ये आपका इसका मेल का और फीमेल का जो सिंगल वाला खिताब है वो किस किसने जीता है, इसको जान लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत हुई थी 1905 में, और ये क्या है? नवीनतम आपका टेनिस ओपन है, ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। ठीक है, अच्छा, इसके मेल के विजेता कौन है? तो वो है कार्लोस अल्कराज, जो कि स्पेन के हैं। इन्होंने बहुत ही फेमस नोवाक जोकोविक को हरा दिया। ठीक है, और ऑस्ट्रेलियन ओपन को अपने नाम कर लिया, और सबसे युवा ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने वाले ये खिलाड़ी बन गए। ठीक है, मात्र 22 वर्ष के हैं ये। नेक्स्ट आपसे पूछेगा फीमेल में किसने जीता है? तो अलेना रायविकना ने जीता, ये कजाकिस्तान की है, और इन्होंने बहुत ही फेमस आपकी अरायना सवालेंका को हरा दिया। तो दोनों के नाम याद रखना, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 ये कार्लोस अल्कराज जीता है, और 2026 में आपका महिलाओं में कौन जीता है?
तो एलेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा आपसे, पहला WWF सुपर 300 का खिताब किसने जीता? देविका सिहाग ने। इसे हम बोलते हैं थाईलैंड मास्टर्स, ठीक है। और इसकी उपविजेता है आपके गोजिन, जो कि मलेशिया की हैं। क्वेश्चन नंबर 10, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए, भगवान कार्तिकेय को समर्पित थाईपुसम महोत्सव कहाँ मनाते हैं? तो ये तमिलनाडु मनाया जाता है। थाईपुसम, थाई महीना होता है यहाँ पर एक, जो कि 1 फरवरी को पड़ा है इस बार पूर्णिमा को, तो उसी समय आपका मनाया गया थाईपुसम उत्सव। यहाँ पर पीले कपड़े वस्त्र पहने जाते हैं और अपने गालों में लोग क्या करते हैं? सुई चुभाते हैं, अपनी खाल में सुई चुभाते हैं, भाला चलाते हैं, ठीक है। तो ये थाईपुसम उत्सव कहाँ मनाते हैं आपका? ये मनाते हैं तमिलनाडु में। ऐसी पोंगल आपका कहाँ मनाते हैं? तमिलनाडु में। जल्लीकट्टू भी कहाँ मनाते हैं? तमिलनाडु मनाते हैं, ठीक है। लेकिन आपसे पूछे अट्टुकल पोंगल कहाँ मनाते हैं? तो ये केरल में मनाते हैं, ठीक है। मकर विलक्कू कहाँ मनाते हैं? केरल में मनाते हैं। अब ये जितने भी आपके ललन टॉप प्रश्न थे उनको मैंने एक तरफ ही लिख दिया आप सभी के लिए, तो उसका हम लोग 2 मिनट में रिवीजन कर लेते हैं। जैसे साझा शक्ति अभ्यास, ये कहाँ हुआ? महाराष्ट्र में। मेघालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी? तो जस्टिस रेवती मोहिंते। बिल फॉर पीस एक आपका नौसैनिक अभ्यास है 2026 में, चीन, रूस और ईरान ने किया था दक्षिण अफ्रीका में, और ये सब ब्रिक्स कंट्री हैं आपके, ठीक है। नेक्स्ट, नॉन फॉसिल फ्यूल क्षमता ये कितनी है भारत की? तो 267 गीगावाट। थर्ड लाइट हाउस उत्सव कहाँ किया गया? तो विशाखापट्टनम में। आगे, खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 ये आपके द्वीप में हुए थे और इसमें टॉपर रहा कर्नाटका। डॉक्टर वाणंकर टाइगर रिजर्व कहाँ बनेगा? तो ये आपका MP में, जो हमारा पुराना था उसका नाम रख दिया जाएगा। हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी? 80। मकर विलक्कू उत्सव कहाँ मनाते हैं? केरल में। रोमियो जूलियट क्लॉज लॉ लाने का आग्रह किया सुप्रीम कोर्ट ने, किसके तहत? पोस्को एक्ट के तहत। जंगली जानवरों का आदान प्रदान करने के लिए समझौता हुआ मध्य प्रदेश और असम में। एक प्रकाश दिवस दूर पहुंचने वाली वस्तु, तो वाइजर फर्स्ट। पर्यावरण का नोबेल पुरस्कार है एक, है ना, टाइलर पुरस्कार 2026 किसे दिया गया? तो टोवी केयर्स को दिया गया। सेना दिवस कब मनाया था? 15 जनवरी को। मारिया कोरिना मचाडो ने अपना शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया? डोनाल्ड ट्रंप के साथ। 92वें ग्रैंड मास्टर कौन है हमारे? आयरन वासुनी जी। और यूरोपियन यूनियन ने दुनिया के सबसे बड़े FTA यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए समझौता किया इसके साथ? मर्कासुर के साथ। सबसे पुरानी नदी की मान्यता किसको दी गई? तो फिंक नदी, ऑस्ट्रेलिया को। दुनिया की सबसे बड़ी ग्रीन अमोनियम परियोजना ये कहाँ बनेगी? काकीनाडा, आंध्र प्रदेश। और नए हमारे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन बने हैं प्रवीण वशिष्ठ। गाजा के शांति बोर्ड के लिए नामित किया गया मोदी जी को, किसने किया? तो ट्रंप यानी डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा किया गया। तो ये हमारे ललन टॉप प्रश्न थे। अब हम लोग 3 जनवरी 2026 के टॉप मोस्ट करंट अफेयर के जो हमारे थे उसका रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। तो ये रहा हमारा 3 जनवरी 2026 का पहला करंट अफेयर का क्वेश्चन। पूछा गया है, स्टील और एल्यूमिनियम पर दुनिया का पहला कार्बन टैक्स CBAM लागू किया किसने? तो वो है आपका यूरोपियन यूनियन ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा, YJ-20 हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल टेस्ट किसने किया? तो चीन ने किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा, गिनी के नए राष्ट्रपति कौन बने? तो गिनी के नए राष्ट्रपति बने हैं ममाडी डोम्बोया। कौन बने? ममाडी डोम्बोया, ठीक है। जुंटा पार्टी के हैं आपके, और गिनी की राजधानी क्या है? कोनाक्री, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछेगा, G7 2026 की बैठक कहाँ होगी? तो G7 2026 की बैठक होगी आपकी एवियन लेस बेस फ्रांस में, ठीक है। तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा याद रखना है। आगे आपसे पूछा जाएगा, कैमूर अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व बनाने की मंजूरी किसने दी? बिहार ने। और ये यहाँ का ये सेकंड होगा अगर बनता है तो, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पवित्र पिपरहवा अवशेषों की आपकी प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में, ठीक है। पहली वंदे स्लीपर जो आपकी ट्रेन होगी ये प्रारंभ की जाएगी गुवाहाटी से हावड़ा के लिए, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, गान नगाई उत्सव कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा, कानूनी अधिकार पाने वाली दुनिया की पहली कीड़े की प्रजाति कौन बनी? तो बिना डंक वाली मधुमक्खी, जो कि पेरू में बनी, ठीक है। अगला आपसे पूछेगा, भारत सरकार ने किसके साथ न्यूक्लियर फैसिलिटी की जानकारी का आदान प्रदान किया? तो पाकिस्तान के साथ, ठीक है। और जो भी साथी आप लोग चाहते हैं पेड ग्रुप से जुड़ना तो मनमोहन क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिए, या आप लोग दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं जो आपको दिख रहा होगा। यहाँ से आप लोग पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि अब आपके बहुत सारे एग्जाम लगे हुए हैं, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि क्वेश्चन पूछा गया है आप सभी से, USA के साथ हुई भारत सरकार की ट्रेड डील के तहत टैरिफ कितने प्रतिशत निर्धारित किया गया है?
तो पहले जो यूएसए के राष्ट्रपति थे उन्होंने टैरिफ बढ़ाकर 50% कर दिया था, फिर उसको 25% किया, अब वो कहाँ पर आ गया आपका 18% पर आ चुका है। ठीक है, इसमें भारत तेल आयात जो है आपका वो रूस और ईरान से कम करेगा और वेनेजुएला से ज़्यादा किया गया, ऐसा बात भी कहा गया। ठीक है, आप सभी को पता है अभी हाल ही में मदर ऑफ ऑल डील्स की गई थी, ये भारत और ईयू इसके साथ किया गया था, और भारत और न्यूजीलैंड के साथ भी हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था, मुक्त व्यापार समझौते से हम कहते हैं, और महिलाओं द्वारा लीड किया गया पहला आपका क्या था, ये एग्रीमेंट था जो न्यूजीलैंड के साथ हमने किया था। इंग्लैंड के साथ भी हमने किया था, ठीक है, और न्यूजीलैंड के साथ भी किया था, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, जियो साइंस का नोबेल। तो जियो साइंस का नोबेल पुरस्कार है क्राफोर्ड प्राइज़ 2026। तो क्राफोर्ड आपका जो प्राइज़ है ये दिया गया है वीरभद्रन रामनाथन, ये हमारे क्लाइमेट साइंटिस्ट हैं या जलवायु हमारे वैज्ञानिक हैं, इनको ये दिया गया है आपका ये पुरस्कार, और इसको पाने वाले ये पहले भारतीय होंगे हमारे। ठीक है, अगर आपसे पूछे ग्लोबल वार्मिंग, तो ग्लोबल वार्मिंग उसे हम कहते हैं जो पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ाता है, और इसमें हमारा CO2 सबसे ज़्यादा उत्तरदायी होता है। लेकिन उन्होंने कहा है कि CO2 के साथ साथ जो आपका CFC गैस है ये भी जिम्मेदार होती है कहीं ना कहीं इसके लिए। ठीक है, तो इन्होंने ये बताया CFC गैस जैसे कि आप सब लोग जानते हैं जो हमारे रेफ्रिजरेटर होते हैं, AC होते हैं, इनसे निकलता है ये, और इनको बैन करने के लिए हमने एक प्रोटोकॉल किया था, CFC गैस को बैन करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था हमारा 16 सितंबर 1987 में। आप सभी को पता होगा, ये आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, और पेपर में परीक्षक का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन रहता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का, पूछ लेता है कब किया गया था, तो 16 सितंबर 1987 को ओजोन परत के संरक्षण के लिए इसको किया गया था, और मॉन्ट्रियल कहाँ पर है, आपका कनाडा में है। ठीक है, आप सभी को पता है हाल ही में अशोक चक्र पुरस्कार जो कि शांति का वीरता पुरस्कार का, ये लखनऊ के हैं, शुभांशु शुक्ला, इनको दिया गया था। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार ये 2025 में किसको दिया जाएगा, हार्दिक सिंह को दिया जाएगा, नॉमिनेट किए गए हैं ये। और कुल पद्म पुरस्कार 2026 में ये कितने, तो 131 व्यक्तियों को दिए जाएंगे, और इनमें से 5 पद्म विभूषण होंगे, 13 आपके पद्म भूषण, और 113 होंगे आपके क्या, तो वो होंगे आपके पद्मश्री अवार्ड। ठीक है, ग्रैमी अवार्ड ये किसको दिया गया था 2026 में, तो दलाई लामा को दिया गया था। ठीक है, दलाई लामा जी को ग्रैमी अवार्ड दिया गया था। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछेगा, विंग्स इंडिया 2026 में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का पुरस्कार। तो विंग्स इंडिया, मैंने आपको एक क्वेश्चन पढ़ाया था जनवरी में कि विंग्स इंडिया 2026 जो कि आपका विमानन क्षेत्र का सबसे बड़ा आपका एक क्या था, प्रदर्शन था, जो कि बेगमपेट एयरपोर्ट पर किया जा रहा था, ये हैदराबाद में है। ठीक है, और किसके द्वारा, फिक्की और हमारा एयर इंडिया अथॉरिटी है उसके द्वारा किया जा रहा था, और इसमें सर्वश्रेष्ठ हमारा हवाई अड्डा बनाया कौन, तो दिल्ली एयरपोर्ट। ठीक है, ये तो आपको टॉप पे क्वेश्चन याद रखना है कि सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कौन सा भारत में, तो दिल्ली एयरपोर्ट। इसके साथ साथ आपसे पूछे बेस्ट डोमेस्टिक एयरलाइंस कौन सी हमारी, तो एयर इंडिया। आत्मनिर्भर भारत में योगदान किसका रहा है सबसे ज़्यादा, तो HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड का रहा है, इसको ये पुरस्कार दिया गया। और विमानन क्षेत्र में यानी जो हमारा एविएशन क्षेत्र है उसको समर्पित राज्य कौन सा हुआ है, आपका आंध्र प्रदेश। आप सभी को पता है हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है, तो राम मोहन नायडू जी हैं। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन हमारे जो प्रिय रहेंगे परीक्षार्थी के, एक तो विंग्स इंडिया 2026 कहाँ हुआ, तो बेगमपेट एयरपोर्ट पर हुआ था हैदराबाद में, और इसके तहत सबसे सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का अवार्ड किसके दिया गया, तो दिल्ली एयरपोर्ट को दिया गया था। ठीक है, क्लास आप सभी के लिए बहुत बेस्ट क्लास है ये, है ना, और जो भी साथी चाहते हैं 2026 का करंट अफेयर भी इसी प्रकार से रिवीजन करना, है ना, तो उसकी पूरी PDF मैंने आप सभी के लिए बना दी है, और आप लोग मनमोहन क्लासेस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आप लोग ग्रुप एडमिन से लेकर उस PDF को रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, उसका आपको थोड़ा सा पे करना पड़ेगा, ये जो मैंने मंथली फ़ीस रखी है इसकी ज़्यादा नहीं, 20 रुपये रखी है आपके लिए, जिससे कि आप लोग इसे अफोर्ड कर सकें बहुत ही आराम से। 20 रुपये में आपको पूरा 30 डेज़ का जो मंथली करंट अफेयर है जनवरी 2026 का वो प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, आपसे पूछा गया नेक्स्ट, पेन्नार नदी जल विवाद। तो पेन्नार जो नदी जल विवाद है आपका, ये तमिलनाडु और कर्नाटक के मध्य है। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए ट्रिब्यूनल बनाने का आदेश दिया है। आप सभी को पता है भारतीय संविधान में एक आर्टिकल है 362 भाग 11 में, इसमें नदी जल जो विवाद है उसके लिए प्राधिकरण बनाए जाते हैं, और इसी के तहत ये आपका ट्रिब्यूनल बनाया गया है, और बताया गया है कि आप लोग एक प्राधिकरण बनाइए जो इसको नदी जल विवाद को दूर करें। तो 1 महीने के अंदर अंदर ये बन जाएगा आपका,
इसके लिए आदेश जारी किए, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश जारी किए हैं। वैसे तो इनके मध्य जो आपका समझौता हुआ था वो 1892 में समझौता हुआ था और इसमें तमिलनाडु को सिंचाई और पेयजल सुविधाएं प्रदान की गई थी, लेकिन अब दोबारा से इनके अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, एक आपने पढ़ा होगा बहुत ही फेमस कावेरी नदी जल विवाद, ये 4 राज्यों के मध्य है, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी, इन 4 के मध्य है। सुप्रीम कोर्ट की बात आई है तो आप लोग सब लोग जानते हैं सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 124 में बात की गई है और आर्टिकल 129 में बताया गया है सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा, इसके बारे में बताया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ये भी हमारा परीक्षा में पूछे जाने वाला क्वेश्चन रहेगा। आर्मी और आईटीबीपी अग्नि परीक्षा अभ्यास ये कहाँ हुआ? तो अरुणाचल प्रदेश में हुआ। ठीक है, किस किस के मध्य हुआ है? तो ये आर्मी भारतीय सेना हमारी, और किसके मध्य हुआ है? भारतीय सेना, और एक हमारा कौन है? आईटीबीपी, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस जिसे हम लोग बोलते हैं, इनके मध्य हुआ आईटीबीपी। स्थापना कब हुई थी आईटीबीपी की? 1962 में हुई थी। यहाँ आईटीबीपी कर लेना। ठीक है, भारत चीन के मध्य ये स्थापित होती है और ये समन्वय को बढ़ावा देगा। क्या देगा? समन्वय को बढ़ावा देगा। एक क्वेश्चन जो करंट अफेयर का था हमारा, मैंने आपको बताया था जनवरी 2026 में ही बताया था कि जो आईटीबीपी के इसके नए अध्यक्ष बने हमारे कौन? शत्रुजीत सिंह कपूर। शत्रुजीत सिंह कपूर ऐसे हमारे बीएसएफ के नए अध्यक्ष बने थे, ये भी मैंने आपको बताए थे, और हमारे सीबीआई के नए अध्यक्ष बने थे, ये भी मैंने बताए थे। तो 19 जनवरी 2026 को इन्होंने अपना पद ग्रहण किया है, शत्रुजीत सिंह ने आईटीबीपी के नए अध्यक्ष बने हैं। और इनका जो अग्नि परीक्षा अभ्यास है ये कहाँ होगा? अरुणाचल प्रदेश में होगा। एक क्वेश्चन आपको याद रखना है, फ्यूचर वॉरफेयर कोर्स, तो यहाँ पर नया कोर्स लॉन्च किया जाएगा और ये आपका नई दिल्ली में स्टार्ट किया गया। ठीक है, अगला ये क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चनों को आप लोग अच्छे से याद करिएगा। ठीक है, शक्ति योजना। शक्ति योजना आप सब लोग जानते होंगे शक्ति योजना के बारे में। जब मैं आपको 2 फरवरी वाला करंट अफेयर का वीडियो पढ़ाया था तो उसमें मैंने शॉर्ट में बजट पढ़ाया था आपको, तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो 2 फरवरी वाली क्लास देख लीजिए, प्लेलिस्ट में 2 फरवरी के नाम से होगी ये क्लास, इसको देख लेना। यहाँ पर मैंने लास्ट में आपको बजट पढ़ाया है, तो उसमें मैंने बताया था कि बजट 2026-27 जो है इसमें हमारे 3 कर्तव्य रखे गए हैं। 3 कर्तव्य कौन कौन से हैं? आकांक्षाओं की पूर्ति करना, तेज़ी से आर्थिक विकास करना और समावेशी विकास करना। और इन तीनों कर्तव्य को पूरा करने के लिए हमारे 6 स्तंभ हैं। उन्हीं 6 स्तंभों में से पहला स्तंभ हमारा विनिर्माण, और इसमें हम लोग क्या करेंगे? तो सबसे पहले बायो फार्मा के लिए हमने शक्ति योजना लॉन्च की है। किसके लिए? बायो फार्मा, जो स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी होगी। इसमें 5 साल में हमारे 10,000 करोड़ रुपए निवेश किए जाएंगे। ठीक है, और हमारा जो टारगेट रखा गया है वो बायो इकॉनमी में 2030 तक $300 बिलियन करना है। अभी जीडीपी में इसका जो भाग है वो 4.25% है, इसको बढ़ाना है हमें 2030 तक। तो शक्ति योजना ये किससे? स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित है, यानी बायो फार्मा क्षेत्र से संबंधित है। इसके बारे में आप लोग याद रखेंगे। अब यहाँ पर आपको एक छोटा सा इमेज दिख रहा होगा बजट 2026 के बारे में, यूनियन जो बजट हमारा। अभी मैं इसके बारे में आपको डिटेल से बताता हूँ। ठीक है, इसमें क्या क्या लिखा है, वैसे तो नहीं दिख रहा होगा आपको। ठीक है, तो मैं बता ही देता हूँ आपको पहले। देखिए, इसमें बताया गया है कि वाराणसी और पटना में शिप रिपेयर, आपके जहाज मरम्मत इकोसिस्टम का विकास किया जाएगा वाराणसी और पटना में। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन रहेगा, वहाँ से पूछा जा सकता है। 15,000 माध्यमिक स्कूलों में और 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब, कल मैंने बताया था आपको इसके बारे में, ऑरेंज इकॉनमी के बारे में, है ना। तो ऑरेंज इकॉनमी के तहत आपके ये कंटेंट क्रिएटर लैब स्थापित किए जाएंगे। महिलाओं की सुरक्षा के तहत हर जिले में एक गर्ल्स हॉस्टल बनाया जाएगा या महिला हॉस्टल बनाया जाएगा आपका। वहीं पर आपसे पूछेगा, भारत की वैश्विक बायो फार्मा हब बनाने के लिए 10,000 करोड़ की बायो फार्मा शक्ति योजना को लॉन्च किया जाएगा, जो कि मैंने आपको पढ़ाया था। 3 नए हमारे आयुर्वेदिक एम्स स्थापित किए जाएंगे। अगले 5 सालों में 20 नए हमारे नेशनल वाटरवे बनाए जाएंगे और देश में 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर भी बनाए जाएंगे। तो इन सब के बारे में मैंने आपको बताया था। देखिए, बजट 2026-27 जो हमारा पेश किया है वो निर्मला चाची जी ने किया है, यानी कि निर्मला सीतारमण जी ने किया है। ये इनका लगातार 9वीं बार बजट पेश करना था। ठीक है, 1 घंटा 25 मिनट का यहाँ पर इन्होंने क्या किया था? भाषण दिया था। और इन्होंने यहाँ पर तमिलनाडु की कांचीवरम की जो हमारी साड़ी थी वो पहनी थी इन्होंने। ठीक है, और इसके बारे में आपको याद रखना है, हलवा दही खाकर इन्होंने स्टार्टिंग की थी, आप सभी को पता ही है। तो ये तो पूछा ही नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी आप लोग याद रखिएगा। 1 घंटा 25 मिनट का यहाँ पर भाषण दिया गया था, 9वीं बार इन्होंने पेश किया था। ये पॉइंट सारे आपको याद रखने हैं। रेल बजट को आम बजट से कब अलग किया गया था? तो एकवर्थ कमेटी के तहत। और रेल बजट का आम बजट में कब विलय किया गया था? तो विवेक देबरॉय समिति थी। 1 फरवरी से बजट कब से आ रहा है?
तो 2017 से आ रहा है। वैसे ही 28 फरवरी को आता था, लेकिन अब 1 फरवरी को आता है, आप सभी को पता होगा। एक और क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। यंत्र इंडिया लिमिटेड को दर्जा दिया गया। तो हाल ही में यंत्र इंडिया लिमिटेड एक हमारी कंपनी है जो नागपुर में है, इसका हेडक्वार्टर। ये कार्बन फाइबर, तोप, गोला बारूद और बंदर वक्त गाड़ियाँ बनाती है, ठीक है। और रक्षा मंत्रालय के द्वारा हाल ही में इसको एक मिनी रत्न कैटेगरी फर्स्ट का दर्जा दिया गया है, ठीक है। तो आपको याद रखना है यंत्र इंडिया लिमिटेड जो कि नागपुर की है, इसको मिनी रत्न कैटेगरी का दर्जा दिया गया है रक्षा मंत्रालय के द्वारा। और ये क्यों दिया गया है, तो इसके लिए अब क्या फ़ायदा हो जाएगा, तो ये 500 करोड़ रुपए तक का जो होगा पूंजीगत व्यय होगा, उसको बिना किसी सरकार की अनुमति से व्यय कर सकती है, ठीक है। तो ये आपको क्या रखना है। अब आप लोग कह रहे होंगे पूंजीगत व्यय क्या होता है, तो व्यय एक्सपेंडिचर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है राजस्व व्यय और एक होता है पूंजीगत व्यय। राजस्व व्यय होता है जैसे आपने कोई कंपनी खोली, उसके कर्मचारियों को क्या देना है, आपको सैलरी देनी है, तो वो होता है राजस्व व्यय। और फिर उसी के बराबर में आपने एक और बिल्डिंग नई खोल ली, तो उसमें आपने बिल्डिंग बनाने में जो रुपये लगाए उसे बोलते हैं पूंजीगत व्यय, ठीक है, नई बिल्डिंग बनाने में। बजट 2025-26 जो था हमारा, इसमें कुल व्यय कितना है, 53.5 लाख करोड़ रुपए का ये हमने बजट रखा था व्यय। और जिसमें टॉप पर रहा है आपका परिवहन और सेकंड पर रक्षा, यानी सबसे ज़्यादा पैसा परिवहन के लिए आया है और उसके बाद सेकंड पर आया आपका रक्षा। एक क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा, नवीनतम हमारी नवरत्न कंपनी कौन सी है, नुमालीगढ़ जो कि असम में है। और एक हमारी नवीनतम महारत्न कंपनी जो कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड HAL है, 14वें नंबर की, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा क्वेश्चन नंबर 8, भारत विस्तार एक बहुआयामी AI टूल का संबंध किससे है। तो ये भी हमारा बजट से संबंधित है। वैसे तो आप सभी को मैंने बताया था बजट में आई थी हमारी भारत विस्तार योजना, जो कि कृषि से संबंधित थी, कृषि से संबंधित है, ठीक है। तो उन्हीं के लिए किसानों की हेल्प के लिए AI टूल लॉन्च किया गया है जो बहुभाषी हो गया, यानी मल्टीपल लैंग्वेज में वर्क कर सकता है। तो ये किसानों की कृषि उत्पादकता को बढ़ाएगा। बीज कौन सा उपयोग करना है, उर्वरकता कैसे, तो उसकी जानकारी ये देगा। और इसको एक एग्री स्टेक पोर्टल है, इससे लिंक कर दिया गया जो ये सारी जानकारी देगा। एक क्वेश्चन याद रखना, वो पंचम चैटबॉट पहले ये किसने लॉन्च किया, तो पंचायती राज मंत्रालय ने लॉन्च किया, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछेगा, छठा राष्ट्रीय फसल पोषण शिखर सम्मेलन ये कहा हुआ मुंबई में, जहाँ पर हमारा नेशनल एक स्टॉक एक्सचेंज है, वहीं पर इसको स्टार्ट किया गया। फसल के पोषण को कैसे बेहतर करें, इसके लिए शुरू किया गया 5 फरवरी से। और इसकी थीम रखी गई है, इसकी थीम क्या रखी गई साथियों, इसकी थीम रखी गई है कन्वर्ज, कोवलरेट एंड को क्रिएटिव, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछेगा, मुख्यमंत्री ऐती कोली दूती पाट योजना, तो ये कहाँ की है, ऐती कोली पाट योजना असम की है। तिनसुकिया जिले से इसको स्टार्ट किया गया। हेमंत बिस्वा शर्मा जो कि यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और ये चाय के जो किसान होंगे हमारे, उनको आर्थिक सहायता, वित्तीय सहायता देने के लिए शुरू किया गया है। यहाँ पर एक बार में 5,000 रुपये की मदद की जाएगी इन किसानों की, ठीक है। तो उसके लिए इसे स्टार्ट किया गया है। तो ये हमारे आज के टॉप 10 क्वेश्चन थे जो 4 फरवरी 2026 के करंट अफेयर से संबंधित हैं। अब हम लोग इसी क्लास के ललन टॉप प्रश्न देख लेते हैं जो मैंने एक साथ आप सभी के लिए लिख दिए हैं। अब जैसे कभी भी सर ने आपको कराया ललन टॉप प्रश्न, तो सर आपको रिवाइज कराते हैं ना, तो इनको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको इनको बार बार रिवाइज कराता रहूँगा, क्योंकि मैंने एक साथ इनको लिख लिया है ना। बार बार एक एक क्लास के बीच में लिखूंगा तो दिक्कत रहेगी, आपको समझने में भी दिक्कत होगी, इसलिए इनको अलग लिखना ज़्यादा बेटर समझा मैंने। इसको ही हम लोग अगर मान लीजिए हफ्ते में हमने 3 बार भी 4 बार भी रिवाइज कर लिया तो बहुत अच्छा रहेगा, हमारा पूरा जनवरी बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। और महीने में हमने इसको 5, 6, 7, 8 बार कर लिया तो और अच्छा हो जाएगा। फिर अलग से मैं इसकी एक वीडियो बना दूंगा आपके लिए केवल ललन टॉप की, तो वहाँ से भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। तो कहने का मतलब है करंट अफेयर से डरना नहीं है, मेरे साथ बने रहिए आप लोग और ज़बरदस्त तरीके से करंट अफेयर अपनी मुट्ठी में कर लीजिए। चलिए पूछा गया है, कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन किस राज्य ने घोषित किया, राजस्थान ने। टाइगर तितली को राज्य तितली किसने घोषित किया, चंडीगढ़ ने। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2026 किसे दिया गया, तो गाचा माचेल को दिया गया, गाकरा माचेल जो नेल्सन मंडेला उनकी पत्नी हैं। राष्ट्रपति पुलिस स्कॉलर पुरस्कार सिक्किम पुलिस को दिया गया। 49वें कोलकाता पुस्तक मेले का फोकस देश कौन है, अर्जेंटीना। गुटखा तंबाकू पर पूर्णतः प्रतिबंध किसने लगाया, उड़ीसा सरकार ने। पराक्रम दिवस ये कब मनाते हैं हम लोग, 23 जनवरी को, सुभाष चंद्र बोस की जयंती के रूप में। एक तूफान आया था, बहुत ही भयंकर तूफान है, बर्फीला तूफान है, फर्न, ये कहाँ पर आएगा आपका, USA में। गणतंत्र दिवस 2026 कौन से नंबर का है, 77वें नंबर का है। और इसमें हमारे जो मुख्य अतिथि थे वो यूरोपियन यूनियन की हेड
और यूरोपियन काउंसिल के एंटोनियो कोस्टा ये हेड थे, और यूरोपियन यूनियन की आपकी उर्सुला वॉन डेर ये आपके मुख्य अतिथि थी। तीसरे और चौथे औद्योगिक केंद्र कहाँ खुलेगा? आंध्र प्रदेश में। सुभाष चंद्र आपदा प्रबंधन पुरस्कार ये किसको दिया गया? सिक्किम की एक संस्था है उसको दिया गया था संस्थागत श्रेणी में। T20 वर्ल्ड कप 2026 में बांग्लादेश के स्थान पर कौन आया? तो वो आया स्कॉटलैंड, इसको खिलाया जाएगा स्कॉटलैंड को। मरणोपरांत भारत रत्न किसको दिया गया? तो धर्मेंद्र हमारे देवल जी हैं, इनको दिया गया था। वैसे तो 131 लोगों को दिया गया है, जिनमें से 5 लोगों को पद्म विभूषण, 13 लोगों को हमारा पद्म भूषण और 113 लोगों को दिया गया पद्म श्री अवार्ड। अशोक चक्र जो कि वीरता का पुरस्कार है किसको दिया गया? शुभांशु शुक्ला को। विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? बेगमपेट एयरपोर्ट हैदराबाद में। ऑपरेशन सह्याद्री चेकमेट ये DRI के द्वारा किया गया। ग्रंथ कुटीर का उद्घाटन द्रौपदी मुर्मू ने किया था राष्ट्रपति भवन में। 400 ग्रैंड स्लैम जीतने का रिकॉर्ड किसने बनाया? नोवाक जोकोविक ने। एक जिला एक व्यंजन ये पहल किसकी है? तो यूपी में इसको शुरू किया गया अमित शाह के द्वारा। ओलंपिक काउंसिल ऑफ इंडिया के हेड कौन बनाए गए? तो शेख जुआन बिन अहमद को बनाया गया। इंडिया एनर्जी वीक 2026 का आयोजन कहाँ होगा? गोवा में होगा। कहाँ पर होगा? गोवा में। और WPL में पहला शतक किसने लगाया? तो नेट साइबरब्रेंट, ये इसका चौथा संस्करण चल रहा है। और इन चौथे संस्करण में या यूँ कहें चारों संस्करण में पहला जो शतक लगाया वो WPL में वो नेट साइबरब्रेंट ने लगाया। इंग्लैंड की है लेकिन मुंबई इंडियंस से खेलती हैं। वायली रिसर्च हीरोज पुरस्कार के दिया गया चंद्रकांत लहरिया को। और भारतेंद्र हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड को दिया गया नमिता गोखले को दिया गया। तो ये हमारे 11 टॉप प्रश्न थे। आई होप ये टॉप 30 क्वेश्चन भी आपको बहुत आगे लेकर जाएंगे अगर आप लगातार इनका रिवाइज करते रहेंगे। अब हम लोग जनवरी 2026 का जो 4 जनवरी का हमारा रिवीजन था उसको हम लोग रिवाइज करते हैं। देखिए आप सभी को पता है 4 जनवरी 2026 में संडे था, तो वो संडे वाला तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हैं आपके लिए रिवाइज कराने के लिए 2025 के, उसे हम रिवाइज कर लेते हैं। ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे आपसे पूछे G7 शिखर सम्मेलन 2025 का हुआ कनाडा में। नाटो का शिखर सम्मेलन 2025 का हुआ नीदरलैंड में। COP13 जलवायु शिखर सम्मेलन हुआ था बेलम ब्राज़ील में। G20 शिखर सम्मेलन 2025 हुआ था दक्षिण अफ्रीका में। 47वां आसियान शिखर सम्मेलन हुआ था मलेशिया में। SCO शिखर सम्मेलन हुआ था 2025 में चीन के तियानजिन में। और भाई साहब आपसे पूछे एपेक शिखर सम्मेलन 2025 में कहाँ हुआ था? दक्षिण कोरिया में। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 का हुआ था थाईलैंड बैंकॉक में। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन शिखर सम्मेलन का हुआ था श्रीलंका में। ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 2025 नई दिल्ली में हुआ था। विश्व वायु शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ था। ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी समिट दिल्ली में हुआ था। भारतीय सौर विरासत महोत्सव नई दिल्ली में हुआ था। गवर्नेंस पर 28वां सम्मेलन का हुआ था विशाखापट्टनम में हुआ था। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सत्र ये कहाँ पर हुआ था आपका 2025 में? विशाखापट्टनम में। यूथ स्पिरिचुअल समिट 2025 वाराणसी में हुआ था। भारत आसियान युवा शिखर सम्मेलन गोवा में हुआ था। स्ट्रीट समिट हैदराबाद में हुआ था। IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 अबू धाबी में, यानी IUCN की बैठक कहाँ हुई थी? अबू धाबी में। अंकटाड की बैठक कहाँ हुई थी? जिनेवा में। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन ये रॉटरडम नीदरलैंड में हुआ था। और यूनिवर्सल पोस्ट कांग्रेस 2025 की बैठक दुबई में हुई थी। और विश्व सरकार शिखर सम्मेलन ये दुबई में हुआ था। ठीक है, तो आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोग करंट अफेयर ऐसे ही मेरे साथ रिवीजन करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी को दबा लीजिए। ठीक है, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप किसी भी वीडियो से वंचित ना रहें। और जो भी साथी पेड ग्रुप परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर आप लोग 1000 बार स्टार लगा लीजिए, ये पेपर में आपको देखने को जरूर मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री सेतु योजना, जैसे हम लोग PM सेतु योजना भी कह सकते हैं। ये योजना चर्चा का विषय क्यों बनी हुई है? तो इसमें हाल ही में इसमें ऋण देने की बात की गई है। $830 मिलियन जो हमारे USD यानी कि US डॉलर के रूप में होगा वो मिलेगा हमें। और ये देने की बात किसने कही है? तो विश्व बैंक जो कि हमारा वर्ल्ड बैंक है इसके द्वारा। अब आप लोग कह रहे होंगे सर ये PM सेतु आखिरकार है क्या योजना? तो ये योजना जो है जे प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेड ITI। तो जो भी हमारी IIT हैं, मतलब ITI हैं सरकारी ITI, तो लगभग 1000 सरकारी जो ITI हैं इनको अपग्रेड किया जाएगा। किस क्षेत्र में? तो आपका स्किल डेवलपमेंट करने के क्षेत्र में, यानी जो आपका पढ़ाई लिखाई है उसके
लिए उसको कैसे रुपया कमाया जाए, कैसे रोजगार में बढ़ावा किया जाए, उसके लिए इसे स्टार्ट किया गया। वैसे जो प्रधानमंत्री सेतु योजना थी इसको अक्टूबर 2025 में स्टार्ट किया गया था। आप लोग हो सके तो इसकी फुल फॉर्म जरूर देख लेना, कभी कभी ऐसा पूछ लेता है कि प्रधानमंत्री सेतु में यू का मतलब क्या है, तो यू का मतलब है अपग्रेडेड, टी का मतलब क्या है ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, और एस का मतलब है स्किलिंग। अच्छा, दो बैंक आप सबको याद रखनी है, एक तो विश्व बैंक, आप सब लोग जानते हैं विश्व बैंक की स्थापना हुई थी कब, तो यहाँ पर आप लोग 1944 1945 कर लेना। 1944-45 में स्थापना की गई थी किसकी, विश्व बैंक की, क्योंकि 1944 में आपका ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था और इसी के बाद इसकी स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष अजय बंगा। वर्ल्ड बैंक का पुराना नाम तो वो है आपका IBRD, ठीक है, इसका एक अंग भी है IBRD जो विश्व बैंक कहलाता है, ठीक है। ऐसे आपने सुना होगा एशियन डेवलपमेंट बैंक, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक जिसे हम बोलते हैं एशियाई विकास बैंक, इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। मनीला में इसका हेडक्वार्टर है और इसके बारे में आपका रखना है। अभी हाल ही में इसमें इजराइल जो है नवीनतम सदस्य देश बना था। IMF की बात करें तो ये भी आपके विश्व बैंक की साथ ही इसकी स्थापना की गई थी। IMF और वर्ल्ड बैंक को हम लोग जुड़वा बहन भी कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन, तो पहला प्राइवेट स्टेशन होगा ये 2027 तक स्थापित हो जाएगा। वैसे आप सब लोग जानते हैं कि दुनिया का जो हमारा है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ये 1998 में रूस और USA के द्वारा स्थापित किया गया था। अब ये पहला हमारा क्या होगा, प्राइवेट स्पेस स्टेशन होगा जिसका नाम है आपका हेवन फर्स्ट, और इस किसके द्वारा, तो एक कंपनी है जिसका नाम है बास्ट स्पेस कंपनी, और इसमें रॉकेट जो यूज़ किया जाएगा वो है फाल्कन 9 जो कि स्पेस एक्स का आपका क्या है रॉकेट है, और कंपनी जो इसको भेजेगी उसका नाम है आपका बास्ट स्पेस, ठीक है। 2027 तक ये आपका स्थापित हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा, मैंने आपको पढ़ाया था, अब तक का सबसे भारी आपका पेलोड था और इसका नाम है ब्लू वर्ल्ड ब्लॉक फर्स्ट। इसको LVM M6 के द्वारा लॉन्च किया गया था और ये अमेरिका का उपग्रह था आपका। निसार, इसको हमने GSLV F-16 से लॉन्च किया था। नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार इसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा गया है खंजर अभ्यास 2026, तो खंजर अभ्यास 2026 है ये हमारा और इसका ये 13वां संस्करण है। असम में इसको आयोजित किया जाएगा और ये भारत और किर्गिस्तान के मध्य होता है। किसके, भारत और किर्गिस्तान। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक। आप सभी को पता होगा 1991-92 में जो USSR था वो आपका कई सारे देशों में टूट गया। उन्हीं में से 5 देश थे आपके जिसे हम मध्य एशियाई देश कहते हैं। उन्हीं मध्य एशियाई देशों में से एक देश हमारा किर्गिस्तान जिसकी राजधानी बिश्केक, ठीक है। काजिंद अभ्यास ये भारत और कजाकिस्तान के साथ होता है और डस्टलिक अभ्यास ये भारत और उज्बेकिस्तान के साथ होता है। अब यहाँ आपको नीचे कुछ अभ्यास दिख रहे होंगे, इनका मैं आपको रिवीजन करा देता हूँ। जैसे शक्ति अभ्यास ये भारत और फ्रांस के मध्य होता है। सूर्य किरण अभ्यास ये आपका भारत और नेपाल के मध्य होता है। जाइमेक्स, ये जाइमेक्स किसके साथ होता है, जाइमेक्स तो भारत और जापान के साथ होता है। अभी हाल ही में एक जमाता के नाम से हुआ था भारत जापान के मध्य। गरुड़ शक्ति ये भारत इंडोनेशिया। लामित्य बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत और सेशल्स के मध्य। नसीम अल बहर ये भारत और ओमान के साथ, और अल नगा ये भी भारत और ओमान के साथ होता है। वहीं पर आपसे पूछे मैत्री अभ्यास ये भारत और थाईलैंड के मध्य होता है। अजय योद्धा ये भारत और इंग्लैंड के मध्य होता है। डेजर्ट ईगल ये भारत और संयुक्त अरब अमीरात के साथ। और मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोग याद रखना है एक्वेरिन, ये एक्वेरिन किसके साथ होता है, भारत और मालदीव के साथ। ऐसे गरुड़ पूछे आपसे और वरुण पूछे ये किसके साथ होते हैं, भारत और फ्रांस के साथ होते हैं। अगला क्वेश्चन पूछेगा आपसे मणिपुर के नए मुख्यमंत्री, तो मणिपुर के नए मुख्यमंत्री बने हमारे, आप सभी को पता है मणिपुर में लगा हुआ था आपका राष्ट्रपति शासन और अब 1 साल बाद यहाँ पर नए मुख्यमंत्री देखने को हमें मिले हैं। वो हैं युमनाम खेमचंद। युमनाम खेमचंद ये BJP पार्टी से आपके विधायक हैं और इनको क्या बनाया गया है, CM बनाया गया है कहाँ का, मणिपुर का। मणिपुर में आपका फरवरी 2025 में जो CM थे वो उनका नाम था एन वीरेन। इन्होंने इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद यहाँ पर मेती और कुकी समुदाय में क्या हुआ था, भयंकर विद्रोह हुआ था और उसके बाद यहाँ पर राज्यपाल ने क्या लगा दिया था, राष्ट्रपति शासन लगा दिया था। आप सभी को पता है राष्ट्रपति शासन संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत लगता है, यहाँ कर लेना 356, अनुच्छेद 356 के तहत क्या लगता है, राष्ट्रपति शासन लगता है, ठीक है।
बल्कि आपसे पूछे 352 के तहत लगता है राष्ट्रीय आपातकाल। तो इसको सही कर लेना, लिखने में गलती हो गई है, बाकी मैं आपको बता दे रहा हूँ। राज्यपाल यहाँ के कौन है? तो अजय भल्ला हैं। अभी वर्तमान में इन्होंने इनको सीएम पद की शपथ दिलाई है। और यहाँ पर की विधानसभा सीटें जो है कितनी है? 60 हैं। जो राज्यपाल हैं इनके भवन को बोलते हैं हम लोग लोक भवन, में इन्होंने इनको क्या दिलाई? शपथ दिलाई थी। और विधानसभा का स्पीकर जो होता है 21 आर्टिकल में, आप सब लोग याद रखना ना, ये 178वें आर्टिकल में है। अच्छा, आपसे पूछे मणिपुर के बारे में, तो मणिपुर की स्थापना कब हुई थी? 21 जनवरी 1972 को हुई थी। इम्फाल इसकी राजधानी है। और यहाँ पर बहुत ही फेमस एक झील है जिसका नाम है लोकटक झील, जिस पर आपका एक तैरता हुआ नेशनल पार्क है, केबुल लेमजाओ नेशनल पार्क। और ये लोकटक झील जो है उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील है आपकी। मणिपुर की सीमा म्यांमार से लगती है, आप सब लोग याद रखना। और यहाँ की जनजाति है कुकी और मेथी जनजाति, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछेगा, DRDO ने सॉलिड फ्यूल डिटेक्टेड रैमजेट टेक्नोलॉजी SFDR का सफल परीक्षण किया कहाँ से? तो चांदीपुर उड़ीसा से, ठीक है। इसमें देखिए जितने भी रॉकेट होंगे, अगर उसमें आपने रैमजेट का उपयोग देख लिया, इसका मतलब है उसने जो वायुमंडलीय ऑक्सीजन है उसका यूज़ किया है, दहन प्रक्रिया में इसका यूज़ किया है, जो वायुमंडलीय आपकी ऑक्सीजन उसका। क्योंकि अगर हम साथ में ऑक्सीजन ले जाएंगे तो जो हमारा पेलोड होगा उसका वजन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो इससे रॉकेट ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं जा पाएगा, है ना। लेकिन उसमें वजन कम होगा तो ज़्यादा ऊंचाई तक और निश्चित दूरी तक पहुंच सकता है। तो जैसे आपने रॉकेट देखा होगा, तो रॉकेट के सबसे नीचे जो होता है वो हमारा सॉलिड फ्यूल होता है, उसके बाद लिक्विड फ्यूल होता है, उसके बाद सॉलिड, और उसके बाद फिर से लिक्विड होता है। तो ऐसे हमारा PSLV ये 4 पार्टों में बटा होता है। ऐसे देख लेना, कोई भी रॉकेट होता है वो ऐसे ही बटा होता है। तो सॉलिड फ्यूल जो होता है वो प्रदोलन क्षमता को बढ़ा देता है, ठीक है। अच्छा, DRDO की बात करें तो DRDO की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1958 को। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। और समीर V कामत इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। इसका ध्येय वाक्य है बलस्य मूलम विज्ञानम, ठीक है। और इसके पहले हेड थे दौलत सिंह कोठारी, जिसे हम DS कोठारी भी कहते हैं। एक क्वेश्चन भी आपको याद रखना है, स्पेस सेंटर की स्थापना। तो स्पेस सेंटर की स्थापना ये छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूल में की गई है। और किसके द्वारा? तो वहाँ के मुख्यमंत्री जो थे भूपेश बघेल, उनके द्वारा की गई है। नहीं, छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं वो चेंज हो गए मेरे ख्याल से, शायद भूपेश बघेल। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, मेरे ख्याल से तो भूपेश बघेल ही हैं शायद, है ना। और शुभांशु शुक्ला के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था, जो लखनऊ के थे। शुभांशु शुक्ला आप सब लोग जानते हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय हैं। और इसके साथ साथ इन्हें हाल ही में वीरता का जो शांति पुरस्कार है, अशोक चक्र, वो भी इन्हें दिया गया था। अगला क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है आप सभी का। 16 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया पर बैन किसने लगाया? तो वो स्पेन हो गया, ठीक है। अभी मैंने कल परसों भी आपको बताया था कि 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए ये फ्रांस ने आपका बिल पारित किया था। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ऐसा काम कर चुका है, और अब नया देश बन गया, यूरोपीय कंट्री है हमारी, है ना, नवीनतम कंट्री होगी ये स्पेन, इसके द्वारा। स्पेन की राजधानी क्या है? मैड्रिड है, आप सब लोग जानते हैं। और यहीं पर हमारा यूनाइटेड नेशन जो टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय भी यहीं पर है। तो सोशल मीडिया पर बच्चे जो है टाइम वेस्ट बहुत करते हैं, तो उनका टाइम वेस्ट ना हो, टाइम वेस्ट कम करें वो, इसके कारण इसका एक बदलाव लाने के लिए सोशल बिहेवियर है वो बढ़ा है आपका, क्योंकि बच्चे अब सोशल जो बिहेवियर उससे दूर हो रहे हैं। और फिज़िकल स्पोर्ट्स में उनका थोड़ा सा मन लगे, है ना, जिससे कि वो प्रबल बुद्धि, उनकी क्षमता बढ़े, तो उसको लिए आपको ये शुरू किया गया है। वैसे तो आपने बजट पढ़ा होगा, पूरा अच्छे से पढ़ा होगा, लेकिन डेली आप लोग एक बजट का क्वेश्चन कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ से सीखने को मिलेंगी, ठीक है। तो बार बार हम लोग इस चीज़ को रिवाइज़ करते हैं, और मैं पूरे मन से इस बजट के क्वेश्चन को लिखता भी हूँ आपके लिए, जिससे कि मैं अच्छे से आपको रिवाइज़ करा पाऊँ। जैसे केंद्रीय बजट में कछुआ ट्रेल्स, तो कछुआ ट्रेल्स कहाँ विकसित होगा? तो जहाँ पर कछुए होंगे आपके नेचुरल रूप से पाए जाएंगे, उसके लिए स्टार्ट किया गया है। और टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए अब आप सबको तो बजट 2026-27 में हमारे 3 कर्तव्य रखे गए हैं। आकांक्षाओं की पूर्ति, सबका साथ सबका विकास, जिसे हम कहते हैं समावेशी विकास, और एक हमारा आर्थिक विकास। और इन 3 कर्तव्यों को पूरा करने के लिए हमने 6 स्तंभ रखे हैं कि हम 6 स्तंभ के द्वारा इसको पूरा कर लेंगे। तो उसमें से आपको एक याद रखना है कछुआ ट्रेवल्स। कछुआ ट्रेल्स ये उड़ीसा, केरल और कर्नाटक। अब ये जो है कछुआ ट्रेल्स जो है थोड़ा सा विवादों को सामना करना पड़ रहा है इसको, क्योंकि यहाँ पर एक बीच है जिसका नाम है रसकुलिया बीच, उड़ीसा में, जहाँ पर एक कछुआ है, कछुए की एक प्रजाति है ओलिविया रिडले,
ये कछुआ यहाँ पर लाखों की संख्या में प्रजनन करते हैं, जिसे हम अरीवाड़ कहते हैं। क्या बोलते हैं? अरीवाड़। तो ऐसा माना जा रहा है कि यहाँ के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि ये जो होना चाहिए नो गोन जोन होना चाहिए, कि अगर ये कछुओं का स्थान है तो यहाँ पर कछुओं को ही रहने देना चाहिए, जिससे कि वो अपना प्रजनन करने आते हैं। अगर यहाँ पर मानव गतिविधि होगी तो ये कछुआ यहाँ पर नहीं आएंगे। तो एक प्रकार से विरोध हो रहा है संरक्षण वर्सेज पर्यटन के मध्य। ठीक है, अब देखते हैं इसमें किसकी जीत होती है, संरक्षण की या पर्यटन की। और सही बात है कि जहाँ पर आपका नेचुरल रूप से अगर हम देखें तो कछुए यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में प्रजनन करते हैं, रसगुल्ला बीच पर उड़ीसा में। यहीं पर आपका एक गंजाम तट भी यहाँ पर भी करते हैं। जो आपका ओलिवर रिडले कछुआ जो होता है, ये गर्म पानी का कछुआ होता है एक। ठीक है, अब आपने पढ़ा होगा, ये तो हो गया हमारा कछुआ ट्रेल्स, है ना, जो कछुओं को देखने के लिए पर्यटन बढ़ावा देगा। ऐसे ही हमारा एक बर्ड बीच या बर्ड वॉचिंग ट्रेल्स, ये पुलिकट झील जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है वहाँ पर। और एक है माउंटेन ट्रेल्स, ये उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश की अराकू वैली, पश्चिमी घाट में आपका पोगोई घाट जो कि तमिलनाडु और केरल के सीमा पर है ना। तो ये इस प्रकार से ट्रेल्स लॉन्च किए गए हमारे इसमें बजट में मैंने आपको बताया था कि पटना में एक शिप रिपेयर जहाज मरम्मत आपका सिस्टम लगाया जाएगा। 15,000 माध्यमिक स्कूलों में और 5,000 कॉलेजों में आपका कंटेंट क्रिएटर लैब बनाए जाएंगे। हर ज़िले में महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाया जाएगा। इसके साथ साथ आपकी एक बायो फार्मा की कल मैंने आपको पढ़ाई थी शक्ति योजना, उसको याद को रखना है। 3 भारत में नए एम्स खोलेंगे। अगले 5 सालों में हमारे 20 नए वाटर हाईवे यानी नेशनल वाटर वे भी बनेंगे। और 7 आप सभी को पता है 7 हमारे जो रेल कॉरिडोर हैं, हाई स्पीड रेल कॉरिडोर हैं, वो भी बनाए जाएंगे। तो ये आपको याद रखना है। बजट 2026 जो लॉन्च किया गया है, ये निर्मला सीतारमण का 9वीं लगातार बार पेश किया गया आपका एक बजट है, जिसमें 1 घंटा 25 मिनट का इन्होंने भाषण दिया था। ये आपको पॉइंट याद रखना है। देखिए, बजट 2026 का ही हमारा एक और अच्छा सा टॉपिक है जिसको हम कहते हैं दुर्लभ पृथ्वी गलियारा। तो इसका संबंध किससे है? तो ये रेयर अर्थ मेटल के लिए। रेयर अर्थ मेटल क्या होता है? ये ऐसे खनिज हैं जिसके लिए हम अब आत्मनिर्भर बनेंगे। पहले हम दूसरों से इसको आयात करते थे, लेकिन अब हम इसको खुद ही क्या करेंगे, इस पर काम करेंगे। तो उसके लिए हमें खनन स्वयं करना होगा, प्रसंस्करण स्वयं करना होगा, अनुसंधान स्वयं करना होगा, विनिर्माण करना होगा। तो उसके लिए हमने गलियारा बनाया है जो उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु से होकर जाएगा। यानी ऐसे मान लीजिए ये हमारा भारत है, यहाँ हमारा हो गया कौन? आंध्र प्रदेश, ये हो गया हमारा तमिलनाडु, इसके ऊपर हमारा उड़ीसा है और ये हो जाएगा आपका यहाँ पर केरल। तो यहाँ से ये कॉरिडोर इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, इस प्रकार से ये कॉरिडोर बनेगा। तो जो भी आपकी इसका उपयोग किया जाएगा किसमें? पवन टरबाइन है आपकी, ऊर्जा, रक्षा, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों में इसका उपयोग किया जाएगा। जो मेटल यहाँ पर हम खोजेंगे और इनका परिवहन करेंगे। अगला क्वेश्चन पूछेगा आपसे विश्व कैंसर दिवस। तो विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाते हैं। पहली बार सन 2000 में बनाया गया था और इसकी थीम है यूनाइटेड बाय यूनिक। लगातार 3 वर्षों तक आपकी यही इसकी थीम रहने वाली है, तो आप लोग अच्छे से याद रख लेना। कैंसर आप सब लोग जानते हैं, कोशिकाओं में अनियंत्रित वृद्धि को हम लोग क्या बोलते हैं? कैंसर बोलते हैं। इसमें हम लोग कीमोथेरेपी करते हैं जिसमें गामा किरणों का उपयोग किया जाता है। इसका सिम्टम्स, बालों को उड़ना, बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। कैंसर अध्ययन को हम लोग ऑन्कोलॉजी कहते हैं और ब्लड कैंसर को ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। यानी जब हमारे आरबीसी में हमारे ब्लड में WBC बढ़ जाती हैं तो उसे हम ब्लड कैंसर कहते हैं। और हाल ही में mRNA वैक्सीन किसने बनाई थी? तो ये रूस ने बनाई थी mRNA कैंसर वैक्सीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा भगवान बुद्ध के पवित्र देव निमोरी जो आपके अवशेष हैं ये चर्चा में क्यों रहे? तो ये प्रदर्शनी के लिए श्रीलंका गए हैं, इसलिए आपका चर्चा में है। इनकी खोज की गई थी गुजरात में और यहीं से ये जाएंगे श्रीलंका। राज्यपाल जो थे हमारे गुजरात के आचार्य देवव्रत की देखरेख में ये जाएंगे। ठीक है, यहाँ से जो भगवान बुद्ध के अवशेष हैं वो कौन कौन से हैं? जैसे अस्थियों की राख है, पत्थर का एक बक्सा है जिसे यूज़ करते थे भगवान बुद्ध, और कुछ वस्त्र, ये हमारे प्रदर्शनी में जाएंगे। हमारे कहाँ पर? तो श्रीलंका में। ठीक है, और जो भी साथी पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, सर कह रहे थे आप बच्चे सब स्टूडेंट कह रहे थे सर आपके कौन कौन से पेड ग्रुप हैं जो हमारे लिए GS के लिए काफ़ी अच्छे रह सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप सभी के लिए जो करंट में चल रहा है हमारा अपडेटेड एकदम GS का बैच है, ब्रह्मास्त्र 4 GS का बैच है, 99 रुपये में। इसकी टोटल जितनी भी क्लासेस होंगी उनका मैं आपको हैंड नोट्स दूंगा। ठीक है, तिरंगा बैच, इसमें स्ट्रेटेजी के अगर आप 2025 की लेटेस्ट करना चाहते हैं
तो इसकी भी PDF आपको यहाँ पर प्रोवाइड हो जाएगी। शिव शक्ति बैच, ये भी हमारा GS का बैच है, 99 रुपये में मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा इसके हैंड रिटन नोट्स। नायक 2.0 की 30 सेट्स हुए थे और अभी कुछ समय पहले नवीन सर ने 15 सेट और कराए थे, तो ये 35 सेट भी आपको मिल जाएंगे यहीं पर। नायक बैच की स्टैटिक जीके ये भी आपको मिल जाएगा। करंट अफेयर जनवरी 2026 की ये भी आपको मिल जाएगा 20 रुपीज़ में। और सबसे बड़ी बात, जहाँ पर आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, UPG के मूल विधि, अगर इन सभी के नोट्स एक ही जगह चाहिए तो ये आपका मोस्ट स्पेशल कॉम्बो बैच है जो कि 199 में आपको मैं उपलब्ध करा दूंगा। UP पुलिस के लिए 70 मास्टर क्लास हैं, क्योंकि अब एग्जाम डेट आ चुकी है तो ज़बरदस्त तरीके से हम लोग इसको करेंगे। 70 क्लासेस को मास्टर क्लासेस रहेंगी 99 में। इसका हैंड रिटन नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा कुमार गौरव सर का। SSC GD के लिए आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं बैच को, NTPC GS के लिए ज्वाइन कर सकते हैं, और UPSI मास्टर क्लास का बेहतरीन तरीके से रिवीजन करने के लिए आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको मूल विधि भी मिल जाएगी और UPGK की स्पेशल नोट्स भी मिल जाएंगे। तो ये थोड़ी सी इंक्वायरी मैं आपको देना चाहता था, ठीक है। जो भी साथी इच्छुक हैं इन ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आज के हमारे जो ललन टॉप प्रश्न है, मैं उसकी स्लाइड लगाना भूल गया था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग उस स्लाइड को पूरा कर लेंगे। वैसे मैं पता नहीं कैसे भूल गया, मैं उसकी स्लाइड लगाना भूल गया, ठीक है। मिल ही नहीं रही इसकी स्लाइड, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास जो करेंगे ना 6 तारीख की, उसमें हम उसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए, क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिल साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कुमार गौरव करंट अफेयर क्लास नोट्स में, और आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आप सभी के लिए ज़बरदस्त तरीके से आज मैं बात करने वाला हूं 6 फरवरी 2026 के टॉप मोस्ट करंट अफेयर क्लास नोट्स पर। ये क्लास नोट्स आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और जो भी साथी लगातार इस क्लास से जुड़े हुए हैं उनको पता भी है कि यहाँ से उनका GS कितना बेहतरीन हो रहा है। काफ़ी सारे साथियों का कमेंट आता है कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और आपके पढ़ाए हुए क्वेश्चन सीधे सीधे हमें हमारे प्रैक्टिस साइड में देखने को मिलते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी साथी भी इस क्लास से जुड़ें और अपना GS जो आपका कमज़ोर है उसे अच्छा करें, क्योंकि GS एक दिन में होने वाली चीज़ नहीं है। अगर आप लगातार थोड़ा थोड़ा करके इसे एक्सेप्ट करेंगे तभी ये आपके लिए अच्छे से नंबर दिला पाएगी, नहीं तो ये आपसे दूर भागेगी, ठीक है। तो GS, ठीक है, आप सभी के लिए अगर अच्छी करनी है तो आप लोग इस क्लास से जुड़िए। धीरे धीरे करके आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी अगर आप इस क्लास से ऐसे ही कंटिन्यू बने रहेंगे तो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज का हमारा क्लास। पूछा गया है शीतकालीन ओलंपिक 2026। आप सभी को पता है इनका आयोजन शुरू हो चुका है, कल से इनका आयोजन शुरू हो गया था। 6 फरवरी 2022 से आपका 6 फरवरी 2026 से ये 22 फरवरी 2026 तक चलने वाले हैं। और इनका आयोजन कहाँ पर होगा ये इंपॉर्टेंट है। तो इनका आयोजन जो किया जाएगा वो मिलानो कार्टिना, एक शहर है यहाँ का, इटली का, यहाँ पर किया जाएगा। देखिए, इटली में सबसे पहले जो आपके शीतकालीन ओलंपिक हुए थे वो 1956 में हुए थे, और लास्ट टाइम जो हुए थे आपके 2006 में हुए थे। अब तीसरी बार यहाँ पर 2026 में हो रहे हैं, तो ये भी आपका रखना है। 4 साल के अंतराल पर इनको किया जाता है, यानी 4 साल में एक बार किए जाते हैं। लास्ट टाइम ये हमारे हुए थे 2022 में, और कहाँ किए गए थे? बीजिंग, चीन में। और अगले वाले जो होंगे 2030 में, ये आपके फ्रांस में होंगे, ठीक है। तो ये भी आपका रखना है। पहला भी सबसे पहले जब हुआ था ये 1924 में, तभी इनका आयोजन कहाँ किया गया था? फ्रांस में किया गया था। और 2030 में भी इसका आयोजन फ्रांस में ही किया जाएगा। तो ये छोटी सी बातें आपको थोड़ी सी याद रखनी है किसके बारे में? शीतकालीन ओलंपिक के, ठीक है। देखिए, इस टूर्नामेंट में या इस हमारे शीतकालीन ओलंपिक में 2900 एथलीट भाग लेंगे। और शीतकालीन ओलंपिक 2026 में एक नया खेल शामिल किया गया है, इसका नाम है स्की पर्वतारोही, ठीक है। ये याद रखना आप लोग, स्की पर्वतारोही इसमें हो गया। और भारत की तरफ से लीड करेंगे कौन? तो आरिफ खान, जो कि गुलमर्ग जम्मू कश्मीर के हैं। अच्छा, ये जो शीतकालीन ओलंपिक है कराता कौन है? तो हमारी एक संस्था है जो ओलंपिक कराती है, इसका नाम है इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल, ठीक है, जिसकी स्थापना 23 जून 1894 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर ल्यूसार्न स्विट्जरलैंड में है, और वर्तमान में इसकी जो हेड हैं वो क्रिस्टी कोवर्टी हैं। और कोई पहली महिला इसकी अध्यक्ष बनी है तो वो है क्रिस्टी कोवर्टी, ठीक है। इसी के द्वारा आपके ओलंपिक भी कराए जाते हैं। और पहली बार ओलंपिक कब हुए थे हमारे? 1896 में। क्लियर है? सारी चीज़ समझ में आ रही है आपको? अब ऐसे ही हमारे होते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स। 2026 में हमारे ये कॉमनवेल्थ कहाँ होंगे? तो ग्लासगो स्विट्जरलैंड में। और 2030 में ये होंगे हमारे अहमदाबाद गुजरात में। ऐसे अभी हाल ही में हमारे ओलंपिक हुए थे, ओलंपिक जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक थे, ये कहाँ हुए थे? 2024 में हुए थे हमारे पेरिस में। और इसमें भारत की रैंक कितनी थी? 71। भारत ने कुल यहाँ पर 6 पदक जीते थे, जिनमें से एक आपका सिल्वर मेडल था और 5 आपके ब्रॉन्ज थे।
ओलंपिक 2024 में भारत का कोई भी गोल्ड मेडल नहीं था। एक सिल्वर मेडल था जो लाए थे नीरज चोपड़ा जी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है सेशल्स के राष्ट्रपति। तो सेशल्स के राष्ट्रपति हैं पैट्रिक हरमनी, आप सब लोग जानते होंगे इनको। ये चर्चा का विषय क्यों बने हुए हैं, तो ये भारत यात्रा पर आए हुए हैं अभी। भारत यात्रा क्यों क्यों आए हैं भारत की यात्रा पर, तो भारत और सेशल्स के जो 50वीं वर्षगांठ है ना, उसके लिए इनको बुलाया गया है और ये आए हैं यहाँ पर। तो 50वीं वर्षगांठ है भारत की और सेशल्स के संबंधों की। अच्छा, इस भारत के और सेशल्स के संबंध बने कैसे, तो बात है सन 1976 की, जब आपका ये आज़ाद हुआ था सेशल्स। तो 1976 में आज़ाद हुआ था, तो भारत की तरफ से इसकी आज़ादी समारोह में INS नीलगिरी को भेजा गया था। अब जो हमारा सेशल्स है इसकी राजधानी विक्टोरिया है और इसकी लोकेशन कहाँ पर है, तो वो है हिंद महासागर में। हिंद महासागर में आप दक्षिण में जाएंगे तब यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। सेशल्स एक द्वीपीय देश है। आपने सुना होगा विश्व हिंदी सचिवालय का जो मुख्यालय है वो सेशल्स में ही है। ठीक है, सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है हिंद महासागर का, तो वो मेडागास्कर है। और विश्व का सबसे बड़ा आप जानते हैं कौन सा, ग्रीनलैंड, जिस पर डेनमार्क का अधिकार है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आपका रखने हैं। ललन टॉप प्रश्न देख लीजिए। वैसे अंत में कल जो हमारे ललन टॉप प्रश्न छूट गए थे उनको हम लोग करने वाले हैं लास्ट में, तो आप लोग उसको भी देख कर जाना। बहुत इंपॉर्टेंट ललन टॉप प्रश्न है आपके, और उनका अगर आपने रिवीजन किया तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे हाल ही के कुछ परीक्षाओं में। ठीक है, इसरो का सबसे भारी उपग्रह जिसका नाम है हमारा CMS-03, इसको LVM-3M5 से लॉन्च किया गया था। और यूनेस्को की रचनात्मक शहर की सूची में किसको शामिल किया गया था, तो भारत का 9वां शहर है ये, लखनऊ। पाक कला के लिए इसको शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है हमारा, पहला स्वदेशी ग्रीन यूरिया प्लांट, तो ये हमारा कहाँ पर लगेगा, पुडी मड़ाका ये कहाँ पर आपका, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। ठीक है, यहाँ पर ये NGCL जो है हमारा और एक है असागो प्राइवेट लिमिटेड, इन दोनों के द्वारा डेवलप किया जाएगा। NGE से ये क्या होता है हमारा, तो NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड है ना, और एक है असागो लिमिटेड, इन दोनों के द्वारा तैयार किया जाएगा। इसमें उत्पादन किया जाएगा लगभग 2.5 मिलियन टन प्रति ईयर, जो हमारा ग्रीन केमिकल होगा उसका उपयोग किया जाएगा, उसका उत्पादन किया जाएगा। और ये कैसा होगा, जीवाश्म रहित आधारित यूरिया आपका उत्पादन किया जाएगा। अभी आपने बजट में देखा होगा, बजट 2026-27 में बताया गया था कि एक हमारा दुर्लभ पृथ्वी खनिज कॉरिडोर बनेगा, जो कि उड़ीसा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इन 4 राज्यों से होकर जाएगा। और आपसे पूछे यूरिया के बारे में, तो ये लैब में बनाया गया आपका पहला कार्बनिक पदार्थ था जो कि यूरिया था। इसका सूत्र आप सब लोग जानते हैं, NH2CONH2 ये होता है, या फिर इसको हम लोग CO है ना NH2 का होल ट्वाइस भी कह देते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे आप लोग, यूरिया आप सब लोग जानते हैं, इसकी खोज की थी बोहलर ने। अगला क्वेश्चन पूछेगा हमसे, 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर मार्केट कैप तक पहुंचने वाली पहली हमारी खुदरा कंपनी बनी है, वो कौन सी है, तो आप सब लोग जानते होंगे वो है वॉलमार्ट कंपनी। ये USA की है, आपने इसके बहुत सारे शोरूम वगैरह देखे होंगे। और कैसी कंपनी है, एक खुदरा कंपनी है, रिटेल कंपनी है। ठीक है, रिटेल में हम लोग सामान ले सकते हैं इससे। तो 1 ट्रिलियन मार्केट कैप ये यहाँ तक पहुँची है और पहली ऐसी कंपनी होगी है ना, खुदरा कंपनी जो यहाँ पर पहुँची है। आप सब लोग जानते होंगे, ये तो सिंपल सी बात है, 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख है ना, और 10⁻6 के रूप में इसे डिनोट कर सकते हैं। और 1 बिलियन इक्वल टू 10⁻9 होता है, 1 ट्रिलियन इक्वल टू होता है 10⁻15। ठीक है, अच्छा, जो हमारी कंपनी है वॉलमार्ट, इसके संस्थापक थे सैम वाल्टन, जिन्होंने 2 जुलाई 1962 को इसकी स्थापना की थी। और इसके वर्तमान में CEO कौन है, तो वह है जॉन फर्नर वर्तमान में इसके CEO हैं। अच्छा, आपसे पूछे विश्व में सर्वाधिक मार्केट कैप वाली कंपनी कौन सी है, तो वो है एनवीडिया, और इसका मार्केट कैप है 4.5 ट्रिलियन डॉलर। ठीक है, तो इसके बारे में याद रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा, क्वेश्चन नंबर 5 है, पहली बार PSA ब्रॉन्ज स्क्वैश ओपन 2026 किसने जीता, तो ये हमारा जीता है किसने, अनाहत सिंह। आप सब लोग जानते होंगे, टॉप 20 सबसे युवा एशियन खिलाड़ियों में शामिल हुई है ये हमारी। जो आपका ये वाला ओपन है, इसका आयोजन कहाँ किया गया था, USA में। और इसमें किसको हराया था इन्होंने, जॉर्जिया कैनेडी, जो कि इंग्लैंड के, इनको हरा दिया था। ऐसे आपने देखा होगा, स्क्वैश वर्ल्ड कप विजेता कौन है, भारत है। और चक्रवात शक्ति इसका नामकरण किसने किया था, श्रीलंका ने किया था। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए क्या कह रहा है, स्पेस बेस्ड AI डेटा सेंटर बनाने की घोषणा की गई, किसने की है, चीन ने की है।
और अगले 5 वर्षों में इसको बना देगा स्पेस बेस्ड AI सेंटर। ठीक है, यहाँ पर इसका क्या फ़ायदा होगा, तो भंडारण क्षमता बढ़ेगी, कंप्यूटिंग क्षमता बढ़ेगी और ट्रांसमिटेंट जो बैंडविड्थ है वो भी बढ़ेगा। चीन जिसकी राजधानी बीजिंग, मुद्रा इसकी युआन या रेवन भी है, और एशिया की सबसे लंबी नदी हमारी यांगटीसी यांग। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पूछा जाने वाला क्वेश्चन है आप सभी के लिए। आकाश, एक पुस्तक है जिसका नाम है आकाश, अभी बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय रही है, और इसके लेखक हैं सी चंद्रमौली। सी चंद्रमौली वही हैं जिन्हें 2026 का पद्मश्री पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है, इसका जो विमोचन किया था वो हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, इन्होंने किया था DRDO के मुख्यालय से, जो कि नई दिल्ली में यहाँ से। आप सभी ने मैंने आपको बताया होगा जो एक आपका मिसाइल प्रोग्राम चला था, उसके तहत हमारी मिसाइल बनाई गई थी। एक थी पृथ्वी, एक थी अग्नि, एक थी त्रिशूल और एक थी हमारी नाग और एक थी आकाश। पढ़ी होंगी आप लोगों ने, तो उन्हीं में से एक हमारी आकाश मिसाइल जो कि सतह से हवा में वार करती है और इसकी स्पीड हवा की स्पीड से लगभग दोगुनी है। ठीक है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोल देते हैं, लगभग 2.5 गुनी, दोगुनी नहीं 2.5 गुनी है, इसलिए हम इसको सुपरसोनिक एक मिसाइल के नाम से जानते हैं। और इसमें संचालन के लिए आपका एक स्वदेशी रडार भी लगाया गया है जिसका नाम है राजेंद्र। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग याद रखना। एक और पुस्तक जो चर्चा का विषय बनी हुई है, 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी। 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी, ये किसकी पुस्तक है, मनोज मुकुंद नरवणे की है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा याद रखना होगा आपको। अगला क्वेश्चन पूछा गया है क्यासा नूर, तो क्यासा नूर फॉरेस्ट डिजीज़ से मौत हुई। अभी हाल ही में एक वायरस आपका देखा गया है, बहुत ही संक्रामक रोग है आपका, जो कि बंदरों से फैल रहा है, यानी कहने का मतलब है बंदरों से, जानवरों से फैल रहा है, क्योंकि ये एक हेमरेजेनिक बीमारी है जो संक्रामक रोग है। वैसे तो बंदरों से फैला है ये वाला, और इसमें मौत भी हो गई, कहाँ पर, कर्नाटक में मौत हो गई है। इसको मंकी फीवर भी कह रहे हैं। इसकी खोज की गई थी कर्नाटका में ही, 1957 की खोज की गई थी, और अब ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है, तो वहाँ पर एक मौत भी हो गई है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा घातक है आपका। कुछ प्रश्न देख लीजिए, थाईलैंड का प्रधानमंत्री कौन बना है, तो अतुनिन चरवालिकुन। नई GST दर क्या होंगी, 5%, 18% और 40%। रेमन मैग्सेसे अवार्ड ये किसको दिया गया था, तो एजुकेट गर्ल को दिया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, 22वें उपेंद्र नाथ ब्रह्मा सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटी पुरस्कार 2025 ये किसे दिया गया, तो असम सरकार के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है, और भूटान की रानी है ग्यालसूम वांगचुक, इनको दिया गया है मानवीय सहायता, गरीबों की सहायता के लिए। इसकी शुरुआत 2004 में की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है ब्लैक स्वान समिट, तो एक आपकी बैठक हुई है ब्लैक स्वान समिट, ये भुवनेश्वर में की गई है, उड़ीसा में आयोजित किया गया था इसको, और हमारी एक फिनटेक कंपनी उसके द्वारा इसमें पार्टिसिपेट किया गया था, और भारत नेत्र पहल के तहत इसको शुरू किया गया है। इसमें 24 देश शामिल हुए थे और फोकस किया गया है इस पर स्किल डेवलपमेंट पर। स्किल डेवलपमेंट बढ़ेगा तो क्या होगा, हमारे रोज़गार में वृद्धि होगी। ठीक है, तो ये भी आपको पॉइंट याद रखना होगा। जो भी साथी पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, हैंड रिटन नोट्स जिन्हें चाहिए इस क्लास के या अन्य हमारे क्लास हैं जो आपके GS को थोड़ा अपग्रेड करेंगे, ऊपर लेकर जाएंगे इस कोण को जो आपका बहुत ज़्यादा नीचे जा रहा है ना, तो उसके लिए आपके ब्रह्मास्त्र 4.0 लॉन्च किया गया है, जो टोटली आपका बेस्ड होगा GS पर, और ज़बरदस्त तरीके से आपकी क्लासेस चल रही हैं। इसमें बायोलॉजी चल रही है सर की, आज हमने पोस्ट 1 को कंप्लीट किया था इस क्लास में, और आप सभी ने नोट्स भी देखे होंगे, क्या ज़बरदस्त नोट्स मैंने आप सभी को प्रोवाइड कराए थे। तिरंगा बैच ये भी चल रहा है, और ये इसको मैं केवल आपको 49 में ही प्रोवाइड करा दूँगा। इसकी जितनी भी क्लासेस होंगी, 40-50 क्लासें जो भी होंगी सब प्रोवाइड करा दूँगा आपको। क्लास मतलब क्लास नोट्स प्रोवाइड करा दूँगा। शिव शक्ति बैच ये कंप्लीट हो गया, इसमें हमारी केमिस्ट्री रह गई है अभी थोड़ी सी, और इंडियन ज्योग्राफी रह गई है, तो वो सर स्टार्ट करने वाले हैं कुछ ही दिनों में। नायक 2.0 के 35 सेट हैं आपके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। नायक बैच की आपकी स्ट्रैटेजी के इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर 2026 जनवरी का कंप्लीट हो चुका है, तो उसकी भी PDF आपको मिल जाएगी मात्र 20 रुपये में। और जो भी साथी एक प्रकार से पूरा का पूरा पैकेज लेना चाहते हैं GS का, तो उनके लिए भी मैंने बहुत ही कम फीस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स है ना, साइंस, ये सारी चीज़ आपको यहाँ पर दी है। इसके साथ साथ आपका नायक 2.0 और 30 सेट्स दिल्ली पुलिस के थे, वो मैंने यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराए हैं। बाकी ये सारे कोर्सेस हैं, आप लोग देख सकते हैं, ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन भी कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका UPP की जो 17 मास्टर क्लास है ये इंपॉर्टेंट रहेगी, और UPSI के लिए हमारी 50 मास्टर क्लास है ये भी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो जो भी साथ लेना चाहे ले सकते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं ललन टॉप प्रश्नों पर, जो मैंने एक साथ ही आपके लिए लिख दिए हैं।
BWF एथलीट आयोग के अध्यक्ष किसको बनाया गया? तो PV सिंधु को। वीर बाल दिवस 2026 ये आपका 26 दिसंबर को मनाया गया था, मतलब 2025 का 2026 में मनाया, मतलब कहने का मतलब है 2025 में मनाया गया था दिसंबर में, और ये कब? तो 26 दिसंबर को मनाया गया था। ओल्ड चिकी लिपि में संविधान जारी हुआ कहाँ पर? संथाली भाषा में, ठीक है, और राष्ट्रपति भवन में इसको किया गया था लॉन्च। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का शुभंकर क्या है? तो मोरबीर, और इनका आयोजन पहली बार किया जाएगा छत्तीसगढ़ में। द ग्रेट सेक्शंस बुक किसकी है? उर्जित पटेल की है। राष्ट्र प्रेरणा स्थल ये आपका लखनऊ में उद्घाटन किया गया था मोदी के द्वारा, यहाँ पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय और आपके अटल बिहारी वाजपेयी और मोरारजी अटल बिहारी वाजपेयी, 3 व्यक्तियों की यहाँ पर आपकी प्रतिमा लगाई गई थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे इसमें। और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2025 किसे दिया जाएगा? तो उसके लिए नामित किया गया है आपका हार्दिक सिंह को। विश्व ध्यान दिवस ये आपका 21 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है, पहली बार 2025 में मनाया गया था। IPL 2026 में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन है? ग्रीन कैमरन या कैमरन ग्रीन इसको हम कह सकते हैं। BBG रामजी में आपके जो रोजगार के दिन थे उसको बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया, पहले 100 दिन थे ये। द ग्रेट ऑनर ऑफ निशान ये इथोपिया का है, प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया गया था। डेजर्ट साइक्लोन अभ्यास ये आपका UAE और भारत के मध्य होता है, लेकिन आपसे केवल साइक्लोन पूछे तो भारत और मिस्र के साथ होता है। एशिया पावर इंडेक्स में भारत का स्थान कितना? तीसरा है। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने? राजकुमार गोयल जी। पुंडोरी खादी का GI टैग किसे दिया गया था? तो आंध्र प्रदेश को दिया गया था। क्वेस विश्व कप 2026 का जीता कौन है? भारत है। कोपरा जलाशय पहली रामसर स्थल होगा कहाँ का? छत्तीसगढ़ का। और टोटल हमारी रामसर स्थल कितनी हो चुकी है? अब 98, ठीक है, ये भी आपको रखना है। अभी हाल ही में हमारी उत्तर प्रदेश की 11वीं नई बनी थी जिसका नाम था पटना पक्षी विहार, जो एटा में है। UNEP 2025 चैंपियंस ऑफ द अर्थ का पुरस्कार किसे दिया गया? सुप्रिया साहू को दिया गया। और भारत की नई अमूर्त धरोहर होगी दीपावली 16वें नंबर की। द 11th आवर ये किसकी पुस्तक है? सलमान रुश्दी की। 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में टॉपर कौन रहा? तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, और इसका शुभंकर था आपका खम्बागढ़ी। रोलैक्स एग्रीमेंट ये रूस के साथ किया गया भारत ने। ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर ये रेजवेट है आपका। सेवा तीर्थ ये किसका नया नाम है? PMO का नया नाम है। और कॉमनवेल्थ 2030 का होंगे तो आपके अहमदाबाद में होंगे। तो ये हम आज की हमारी क्लास थी। आई होप सभी को पसंद आई होगी, ठीक है। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आप लोग, जिससे कि मैं थोड़ा सा और अच्छे तरीके से आपको क्लास तैयार कर पाऊँ, ठीक है। बहुत सारे साथी करा रहे हैं आप सभी को ये क्लासेस, लेकिन मैं मानता हूँ सबसे बेस्ट क्लास आपकी ये रहने वाली है अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं तो, ठीक है। आज थोड़ा सा तबीयत सही नहीं था तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आपको लगा होगा क्लास में, 1-2 चीज़ मैंने इधर उधर कर दी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा, ठीक है। बाकी मिलते रहें आपसे अगली वीडियो में। खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।